जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं BPSC 71st प्रीलिम 2025 के परफेक्शन IAS का मॉक टेस्ट नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। याद रखिएगा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आपको इसको धैर्य से देखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा इसका PDF जो है, आपको बहुत लोग PDF का बोल रहे हैं कि PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जा रहा है, जिसका लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में सेक्शन में दे रखा है और कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से और कमेंट सेक्शन से जाके अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन को डिस्कस कर किया है उसका PDF जो है वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाकर डाउनलोड कर लेंगे। और इस क्वेश्चन का जो होगा हम लोग बाइलिंगुअल फॉर्मेट में चलेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अर्ली मेडिवल डायनेस्टी, कौन सा अर्ली मेडिवल डायनेस्टी जो है जो लिंक होता है किससे, बिल्डिंग ऑफ द फर्स्ट वेल नोन कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, कौन सा मेडिवल डायनेस्टी जो आपका कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा को बनाया था। यानी प्रारंभिक मध्यकालीन काल का कौन सा वंश एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ा हुआ था। तो ये कौन था, तो ये थे हमारे राष्ट्रकूट वंश थे। याद रखिए राष्ट्रकूट वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका फाउंडर कौन थे, दांती दुर्ग थे। ठीक है, याद रखिए पाल के फाउंडर कौन थे, गोपाल थे। याद रखिए पाल कला यहाँ पे फेमस हुआ था। चोल जो था आपका कौन थे, चोल के विजयालय हो जाएंगे। और याद रखिए प्रतिहार के कौन थे, नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। फिर यहाँ पे याद रखिए जो एलोरा का मंदिर है यहाँ पे 17 टेम्पल है, कितने कितने हैं आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। याद रखिए 34 टेम्पल है, जिसमें से 17 जो है आपका बुद्धिस्ट टेम्पल है, 12 जो है आपका हिंदू टेम्पल है और 5 जो आपका जैन टेम्पल है। नेक्स्ट है आपका, विच दिल्ली सुल्तानेट मोनार्क इंस्टीट्यूटेड प्राइस रेगुलेशन एंड मार्केट कंट्रोल, यानी कह रहा है कि कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने इंस्टीट्यूट किया था क्या, प्राइस रेगुलेशन, प्राइस को रेगुलेट करना और मार्केट को कंट्रोल करना। यानी दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने मूल्य नियंत्रण एवं बाजार नियंत्रण की व्यवस्था स्टार्ट की थी। तो ये कौन था, तो ये हमारे कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। और घोड़े के दागने की प्रथा भी आपका अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, विच रीजनल किंगडम वाज रिनोन फॉर रिवाइविंग नालंदा यूनिवर्सिटी एंड सपोर्टिंग संस्कृत, यानी कह रहा है कि कौन सा रीजनल किंगडम था जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया था और संस्कृत को सपोर्ट किया था। यानी किस क्षेत्रीय साम्राज्य को नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्जीवन और संस्कृति के समर्थन के लिए जाना जाता है। तो इनमें से कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका पाला हो जाएगा। पाला इसका करेक्ट आंसर, पाल वंश, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल वंश के फाउंडर कौन थे, गोपाल थे, याद रखना है। नेक्स्ट है, एग्जामिन द फॉलोइंग क्लेम्स ऑफ विजयनगर, विजयनगर एम्पायर के फॉलोइंग क्लेम्स को यहाँ पे बताना है, कौन सा इनमें से क्या करा है, नॉट ट्रू, कौन सा गलत है बताना है। यहाँ पे क्या है, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित दावों को जांच करना है और यहाँ पे असत्य कथन को पहचानना है। असत्य कथन कौन सा इनमें से, तो यहाँ पे बुक्का एंड हरिहर वाज फाउंडेड इट, हरिहर बुक्का जो आपका फाउंड किया था विजयनगर एम्पायर, क्या आप ये कौन सा है, ये आपका सही है या नहीं है। कौन सा पूछा है, नॉट ट्रू यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन ए दे रखा है। हरिहर बुक्का जो आपका किसने फाउंड किया था, ये देखिए ये है, तो ये है कि चलिए हम देखते हैं एक बार। अमुक्त मर्यादा वाज कंपोज बाय कंपोज इन संस्कृत बाय कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने तो यहाँ पे अमुक्त मर्यादा को बनाया था। अमुक्त मर्यादा संस्कृत में कृष्णदेव राय द्वारा रचित थी। विजयनगर फाउंडर विजयनगर एम्पायर का कौन था, हरिहरम बुक्का ही तो था विजयनगर का फाउंडर। इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ दे रखा है, सॉल्यूशन यहाँ पे नॉट ट्रू है और आंसर दे रखा है कौन सा ट्रू है। याद देखिए हरिहर बुक्का जो आपका इस एम्पायर को फाउंडेड किया था, जो अमुक्त मर्यादा था वो कंपोज संस्कृत में कंपोज नहीं था, वो आपका तेलुगु में कंपोज था। किस में था, तेलुगु में था, याद रखना है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूछा है, इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका अमुक्त मर्यादा जो आपका संस्कृत में न होकर आपका किस में था, तेलुगु में था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में संबंध में निम्नलिखित दावों पर जांच करना है। यहाँ पे सत्य और असत्य, अच्छा यहाँ पे सत्य या असत्य है, कौन सा कथन सत्य या असत्य है, ये क्या क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे तो यहाँ बता रहे हैं कि पहला जो आपका सही है, पहला सही है आपका कि इसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था, और दूसरा आपका अमुक मल्यादा कृष्ण देवराय संस्कृत में नहीं रचित है, ये आपका तेलुगु में रचित है। पहला दूसरा आपका गलत है। तो कौन सा यहाँ पे असत्य है? तो असत्य आपका केवल 2 हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5 नंबर देखेंगे। द कैपिटल सिटी ऑफ बहमनी किंगडम वॉज इनिशियली स्टैब्लिश्ड एट, यानी कह रहा है कि जो बहमनी साम्राज्य का जो कैपिटल था वो सबसे पहले शुरुआत में कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, यानी बहमनी साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो ये जो बहमनी में स्थापित हुआ था वो आपका गुलबर्ग में हुआ था। ठीक है, गुलबर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक कौन थे? हसन गंगू थे। और याद रखना ये कब बना था? विजयनगर एम्पायर के बनने के 11 साल बाद ये बना था। विजयनगर एम्पायर 1336 में बनता है और बहमनी साम्राज्य जो है आपका 1347 में बनता है, याद रखना है। ठीक है, विजयनगर एम्पायर के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कृष्णदेव राय थे, जो कि तुलुवा वंश से संबंधित रखते थे, तुलुवा वंश से संबंधित रखते थे विजयनगर एम्पायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर इस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत दीवान अर्ज, यानी दीवान दर्ज, यानी दीवान अर्ज क्या है? एक मिलिट्री डिपार्टमेंट है, किसके द्वारा बनाया गया था दिल्ली सुल्तान में? तो दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज जो कि आपका सैन्य मामलों का विभाग था, किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये था कौन? तो आपका बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीवान अर्ज किसका था? तो बलबन का हो जाएगा। इसका लौह और ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इसका फेमस था, लौह रक्त की नीति इसने बनाया था, और सिजदा और पैबोसा जो सिस्टम इसने स्टार्ट किया था, और नौरोज का सिस्टम भी किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने किया था। और ये आपको एक क्वेश्चन बताना है कि बलबन जो है कौन सी उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इक्ता सिस्टम अंडर द दिल्ली सल्तनत। इक्ता सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है या नहीं है वो आपका बताना है, यानी कौन सा बोल रहा है करेक्ट है। निम्नलिखित सल्तनत में से इक्ता प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा सही है बताना है। तो इनमें से कौन सा सही है पहला देखेंगे हम लोग यहाँ पे। जो इक्ता वाज ए लैंड कंसेशन अवार्ड इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विस, यानी इक्ता जो था एक तरह का लैंड कंसेशन अवार्ड था, जो कि आपका किसके एक्सचेंज में मिलता था? तो मिलिट्री सर्विस। अगर आप मिलिट्री सर्विस करें उसके बदले आपको यहाँ पे लैंड कंसेशन दे दिया जाता था, उसको इक्ता कहा जाता था। ठीक है, दूसरा है आपका द इक्ता, ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है। द इक्तादार गैदर रेवेन्यू विदाउट एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के वो आपका रेवेन्यू जनरेट कर लेगा? तो दूसरा स्टेटमेंट तो सिंपली गलत है। द सिस्टम वाज फॉर्मलाइज ड्यूरिंग द रूल ऑफ इल्तुतमिश, और किसके टाइम में इक्ता सिस्टम आया था? तो इल्तुतमिश के टाइम में आया था। तो पहला और तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फिर देख लीजिए कि इक्ता एक प्रकार की भूमि रियायत थी, जो कि आपका सैन्य सेवा के बदले दी जाती थी। पहला तो सही है। दूसरा है इक्तादार केवल यहाँ पे लग गया, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत हो गया। यह प्रणाली इल्तुतमिश के शासनकाल में औपचारिक रूप से स्थापित की गई थी, सही है। तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इस टाइप का इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे देखते हैं कि कौन से विच सूफी सेंट एसोसिएटेड विद द चिश्ती ऑर्डर वाज रिनोन फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ रिनाउंसिंग अर्थली अथॉरिटी, यानी कौन सा जो है कौन से रिनोन पर्सनालिटी चिश्ती ऑर्डर के फेमस से रिनोन से जाने जाते थे, किसके लिए? डॉक्ट्रिन ऑफ रिनाउंसिंग अर्थली अथॉरिटी, अर्थली अथॉरिटी के जो डॉक्ट्रिन को वो फॉलो करते थे, यानी त्याग के लिए। यानी चिश्ती संप्रदाय से जुड़े उस सूफी संत का नाम बताइए जो सांसारिक सत्ता के त्याग के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। वो कौन थे? तो वो जो थे आपके ये हो जाएंगे आपका निजामुद्दीन औलिया हो जाएंगे। यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है द मनसबदरी सिस्टम इंस्टीट्यूटेड बाय अकबर वाज प्रिंसिपली डिजाइन टू, यानी जो है मनसबदरी सिस्टम जो अकबर के द्वारा स्टैब्लिश हुआ था वो किस प्रिंसिपल पर डिजाइन किया गया था? अकबर द्वारा स्थापित मनसबदरी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य इनका क्या था? तो ये था आपका स्ट्रक्चरिंग द मिलिट्री एंड ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रक्चर करना, सैन्य और नौकरशाहों की संरचना करना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द शिवाजी, कौन सा स्टेटमेंट जो है शिवाजी के बारे में कौन सा कथन क्या है करेक्ट है पूछ रहा है। तो शिवाजी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो कौन सा सही है देखिए यहाँ पे कि ही इंस्टीट्यूटेड द सेंट्रलाइज लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड एलिमिनेटेड द जागीरदारी सिस्टम, उन्होंने जागीरदारी सिस्टम को एलिमिनेट कर दिया और लैंड रेवेन्यू सिस्टम को सेंट्रलाइज कर दिया, ऐसा वहाँ पे नहीं कहा गया था। ठीक है, वो दोनों ही चल रहा था आपका इक्तादारी, एक तो आपका सेंट्रलाइज रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम भी चल रहा था और आपका साथ में जागीरदारी सिस्टम भी चल रहा था। नेक्स्ट है यहाँ पे दूसरा है आपका
ही फॉर्म एन एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर कॉल्ड अष्टप्रधान। अष्टप्रधान आपको पता ही होगा कि किसके टाइम में थे, शिवाजी के टाइम में थे, तो ऑप्शन 2 आपका सही है। तीसरा है शिवाजी मेड पर्सियन हिज कोर्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। कैसे बना सकते हैं भाई कोर्ट ऑफिशियल लैंग्वेज? पर्सियन का था, उनका था मुगल से 36 का आंकड़ा चलता था, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो याद रखिए उन्होंने यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा आपका ओनली 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का आंसर बी हो जाएगा, ओनली 2। यानी उन्होंने एक केंद्रीय भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत की और जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, आपका गलत है। उन्होंने 8 मंत्रियों की एक सलाहकार परिषद बनाई जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, ये आपका सही है। और शिवाजी ने अपने दरबार की आधिकारिक भाषा को फारसी बनाया था, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत सैयद डायनेस्टी। यानी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश की स्थापना की थी? तो खिजिर खान ने किया था। सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिजिर खान ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है अंडर अकबर के अंडर में जब्ती सिस्टम वाज प्राइमरी कनेक्टेड टू। जब्ती सिस्टम किससे कनेक्टेड था? तो निम्नलिखित यहाँ पे हो जाएगा अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली का मुख्यतः किससे संबंधित था? तो जब्ती प्रणाली किससे था? तो ये था आपका भू राजस्व मूल्यांकन से हो जाएगा। भू राजस्व का मूल्यांकन हो जाएगा, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको वहाँ पे लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति मूवमेंट। यानी भक्ति आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार करना है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है? करेक्ट पूछा है। कौन सा पूछा? सही है पूछ रहा है, तो इसलिए हमें सही है का जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर कि जो भक्ति मूवमेंट था, इट प्लेस्ड मोर इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल डिवोशन दैन वन ऑन कास्ट सिस्टम एंड रिचुअल्स। क्या क्या कि इसने जाति व्यवस्था और अनुष्ठानों की अपेक्षा व्यक्तिगत भक्ति पर अधिक बल दिया। तो यहाँ पे क्या है पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है? तो आपका ये आपका सिंपल स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो आपका सही है। नेक्स्ट है टू रीच ए वाइडर ऑडियंस। एक बहुत बड़े ऑडियंस तक पहुँचने के लिए द मेजोरिटी ऑफ द भक्ति सैंड, जो मेजोरिटी थे भक्ति सैंड के, वो अपना लिखते थे किस में? नेटिव लैंग्वेज में लिखते थे, नेटिव टंग में यानी मदर लैंग्वेज में लिखते थे। स्थानीय भाषाओं में अपनी भक्ति संतों ने अपनी स्थानीय भाषा में लिखना स्टार्ट किए ताकि अधिक लोगों तक उनकी जो है बात पहुंच जा सके। तो दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। फॉर द मोस्ट पार्ट द मूवमेंट वाज लिमिटेड टू नॉर्थ इंडिया। ये आपका गलत है कि भक्ति जो है नॉर्थ इंडिया तक ही फैलाए, ये आपका क्या है? गलत दे रखा है। तो 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 एंड 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि विच मुगल सोवर्जिन इज रिकॉग्नाइज फॉर ऑथरिंग द पर्सियन मेमोरी तुजुक एक जहांगीरी। यानी कह रहा है कि कौन सा मुगल सोवरेन था जो कि रिकॉग्नाइज किया था पर्सियन मेमोरी तुजुक जहांगीरी को। यानी किस मुगल सम्राट को फारसी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी के लेखक के रूप में जाना जाता है? तो तुजुक जहांगीरी कौन हो जाएगा? तो नाम से ही आपको कौन पता चल जाएगा कि जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने अपनी जहांगीर और बाबर थे मुगल टाइम में जो इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, यानी ऑटोबायोग्राफी लिखा था। तो और जहांगीर यानी तुजुके जहांगीरी जहांगीर हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मराठा लीडर। इनमें से कौन मराठा लीडर थे जिन्होंने वाज इंस्ट्रूमेंटल इन एक्सपेंडिंग मराठा पावर, जिसने मराठा पावर को बहुत हद तक एक्सपेंड किया इनटू नॉर्थ इंडिया में, और प्लेड ए की रोल इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो निम्नलिखित में से कौन से मराठा नेता ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पानीपत की तीसरी लड़ाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो कौन थे ये? तो ये थे आपके सदाशिव राव भाऊ हो जाएंगे। कौन थे? सदाशिव राव। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो आपका मराठाओं की तरफ से लड़े थे वो आपके सदाशिव राव भाऊ थे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी। यानी दिल्ली सल्तनत का कौन सा जो सुल्तान था जिसने टोकन करेंसी को अपनाया था, जो कि टोकन करेंसी क्या था? कॉपर और ब्रास से बना हुआ था, लेकिन फेल टू कंट्रोल इट्स मिसयूज। लेकिन इसके मिसयूज को कंट्रोल करना फेल हो गया, वो फेल हो गया। यानी दिल्ली के किस सुल्तान ने तांबे और पित्तल के टोकन मुद्रा शुरुआत की लेकिन इसके दुरुपयोग को नियंत्रित करने में विफल रहे थे? तो कौन हो जाएगा? तो 16 का हमारा हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही टोकन करेंसी स्टार्ट की थी, और याद रखना है कि इन्होंने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था जिसका नाम था दीवाने को हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग चोला रूलर लेड द फेमस नवल एक्सपीडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया। यानी निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा जो चोला रूलर था जिसने साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपीडिशन किया था? निम्नलिखित में से किस चोला शासक ने दक्षिण पूर्व एशिया के प्रसिद्ध नौसैनिक अभियान को नेतृत्व किया था? तो कौन थे?
तो ये हो जाएंगे हमारे राजेंद्र वन हो जाएगा। तो कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रथम हो जाएंगे, जिन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? गंगाईकोंडा चोलापुरम की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम जो नामक जो आपका शहर को बसाया था, एक गांव बसाया था। तो राजेंद्र वन इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिए चोल डायनेस्टी के सबसे प्रतापी राजा कौन है? राजेंद्र वन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सही ये पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पे, तो ही सर्व अंडर द मोर देन 5 दिल्ली सुल्तान। तो पहला तो आपका यहाँ पे सही है कि उसने जो आपका 5 से ज़्यादा दिल्ली सुल्तान के अंडर में सर्व किया था, पहला सही है। उन्होंने 5 से अधिक दिल्ली सुल्तान को अधीन सेवा की थी। दूसरा, ही इज कंसीडर द फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर। उन्हें फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, तो उन्हें उर्दू साहित्य का जनक माना जाता है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तीसरा, ही कंपोज वर्क्स ओनली इन पर्सियन। तो ओनली लिख दिए, तब मेनली क्या होता है? ओनली वाली चीज़ आपका सिर्फ जो है आपका गलत हो जाता है, वो बहुत सारे भाषाओं में किया होगा। ठीक है, तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, 1 और 2 हो जाएगा। मोस्टली केसेस में क्या ओनली वाला चीज़ हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, इतना बड़ा विद्वान है अमीर खुसरो, जाहिर जिसको हम पैरट ऑफ इंडिया कहते हैं, तूतिया हिंद कहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका क्या होगा? एक से अधिक लैंग्वेज में कंपोज होना ही होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन प्रिजर्व मुगल एरिस्टोक्रेटिक एलिगेंस वाइल फोस्टिंग इंटर एथनिक हार्मोनी है। यानी कह रहा है कि अकबर के प्रशासनिक नवाचारों में से कौन सा नवाचार जो है मुगल कुलीन वर्ग की निष्ठा बनाए रखने के साथ साथ अंतरजातीय सौहार्द को भी बढ़ावा देता है। तो इनमें से कौन सा सिस्टम हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका द मनसबदरी सिस्टम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? मनसबदरी प्रणाली। तो देखिए मनसबदरी प्रणाली में क्या होता है? असाइंग रैंक टू नोबेल्स। जो नोबेल को जो है रैंक असाइन होता था किसके लिए? मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज के लिए। किसमें? तो मनसबदरी सिस्टम में। ये क्या प्रिजर्व करता था? मुगल एरिस्टोक्रेटिक एलिगेंस वाइल फोस्टर करता था, आपका इंटर एथनिक हार्मोनी को फोस्टर करता था, जातीय सौहार्द बनाए रखता था। और मुगल कुलीन वर्ग की निष्ठा बनाए रखने में और जातीय सौहार्द बनाने में मनसबदरी सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। नेक्स्ट है, विच बहमनी मोनार्क इज एक्नोलॉज फॉर द इस्टेब्लिशिंग द महमूद गावा मदरसा एट बिदार। यानी बिदार में महमूद गावा का मदरसा जो है आपका किसने इस्टेब्लिश किया था? वो कौन सा रूल था? बहमनी मोनार्च का। किस बहमनी शासक को बिदर में महमूद गावा मदरसा की स्थापना के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये है आपका मोहम्मद शाह तृतीय हो जाएगा। मोहम्मद शाह थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच भक्ति सेंट इंडोर्स द कंसेप्ट ऑफ अद्वैत वेदांता एंड एम्फसाइज नॉलेज ओवर रिचुअल्स। यानी किस भक्ति संत ने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का समर्थन किया और अनुष्ठानों की अपेक्षा ज्ञान को प्राथमिकता दी थी? तो अद्वैत सिद्धांत के एम्फसाइज किसने किया था? तो ये किए थे आपके शंकराचार्य ने हो जाएगा। शंकराचार्य हो गया अद्वैतवाद। रामानुजन कौन जाएगा? विशिष्ट अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य क्या है? एक तो वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग भी है, और आप दूसरा देख लीजिएगा द्वैतवाद हो सकता है। बाकी शंकराचार्य क्या है? विशिष्ट अद्वैतवाद है। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल पेंटिंग अंडर अकबर रूल। अकबर के रूल में कौन सा मुगल पेंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का विशेषता नहीं था? इनमें से बताना है। तो कौन सा नहीं था यहाँ पे? तो ये था आपका ब्लेंड ऑफ पर्सियन एंड इंडियन स्टाइल। तो यानी फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण तो था ही, सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। इलुस्ट्रेशन ऑफ पर्सियन एपिक्स ओनली, सिर्फ पर्सिया ही था। ऊपर तो हम लोग देखिए कि पर्सिया और इंडिया दोनों था, इंडियन स्टाइल दोनों था। तो ये आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा है, इंक्लूजन ऑफ हिंदू थीम एंड इंडियन सीनरी। यानी हिंदू विषय वस्तु और भारतीय दृश्य को शामिल किया गया था। और यूज ऑफ विविड कलर और पर्सपेक्टिव, बहुत सारे अलग अलग कलर्स और पर्सपेक्टिव को देखा गया था। जीवित रंगों और परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया था। तो पहला हमारा कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो हमारा जो स्टेटमेंट गलत था वो था आपका ओनली वाला स्टेटमेंट गलत था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर अंडर शिवाजी। यानी इनमें से कौन सा जो था अष्टप्रधान में शामिल नहीं था? यानी निम्नलिखित में से कौन शिवाजी की अष्टप्रधान का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन नहीं था? तो ये जो थे आपके
पेशवा तो था ही, पेशवा प्राइम मिनिस्टर होता था, अमात्य हो जाएगा, और मंत्री भी थे, लेकिन सूबेदार यहाँ पे नहीं था। तो यहाँ पे सूबेदार नहीं था, बाकी पेशवा थे, अमात्य थे, मंत्री थे। तो आपको नवरत्न जो है 8 जो मिनिस्टर हैं, नवरत्न हो गए, 8 जो मिनिस्टर हो गए, अष्टदिग्गज हो गए, अष्ट प्रधान हो गए और नवरत्न हो गए, इन तीनों को आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है विच इंडिविजुअल वाज टाइड टू द सिलसिला ऑफ सूफी कम्युनिटीज इन इंडिया एंड अंडरलाइन द नोशन ऑफ वहादत उल वजूद। यानी क्या इसका मतलब होता है यूनिटी ऑफ बीइंग। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा इंडिविजुअल था जो सिलसिला ऑफ सूफी कम्युनिटीज इन इंडिया एंड अंडरलाइन द नोशन ऑफ, वो जो कम्युनिटीज आपका इंडिया यानी भारत में सूफी समुदाय के सिलसिला परंपरा से कौन व्यक्ति जुड़ा था और जिसने वहादत उल वजूद यानी अस्तित्व की एकता का सिद्धांत पर बल दिया था। वहादत उल वजूद जो है किसका था? ये जो था आपका किसका? इब्न अरबी का था। इब्न अरबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि कौन सा इंडिविजुअल था जो कि आपका सिलसिला सूफी सिलसिले से जुड़ा हुआ था और ये जो है आपका अंडरलाइन करता था नोशन को, कौन सा? वहादत उल वजूद हो जाएगा। तो ये इब्न अरबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ शाहजहां इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन द इकोनॉमी ऑफ द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग हिज रीजन। यानी शाहजहां की आर्थिक नीतियों का उनके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो क्या प्रभाव पड़ा था बताना है कि यहाँ पे दे फोकस्ड ऑन लेविश आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट सस्टेनिंग द ट्रेजरी, यानी भव्य वास्तु परियोजनाओं पर जोर दिया गया जिससे कोष पर भारी असर पड़ा था, भार पड़ा था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। वो सिर्फ जो आपका बड़े बड़े बिल्डिंग आर्किटेक्चर पे फोकस करता था जिससे जो है ट्रेजरी, जो मुगल ट्रेजरी था वो ख़त्म होने पे कगार पे था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं आपका, विच विजयनगर सोवरेन इज एक्नोलॉज फॉर द एडिफिकेशन ऑफ द मैसिव स्टोन चैरियट एट हम्पी एंड पैट्रोनाइजिंग द तेलुगु लिटरेचर। यानी वह कौन सा विजयनगर सोवरेन था जो उसने एक्नोलेज किया था किसके लिए? तो मैसिव स्टोन चैरियट, जो हम्पी का जो स्टोन चैरियट है, जो स्टोन रथ है, और पैट्रोनोज किया था आपका तेलुगु लिटरेचर को। यानी हम्पी में विशाल पत्थर के रथ का निर्माण और तेलुगु साहित्य के संरक्षण देने के लिए किस विजयनगर शासक को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कृष्णदेवराय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन है? कृष्णदेवराय। याद रखिए इन्होंने कृष्णदेवराय जो तुलुवा वंश से है, सबसे प्रतापी राजा माना जाता है विजयनगर एम्पायर का। और याद रखिए कृष्णदेवराय जो है आपका, इन्होंने अष्ट दिग्गज रहते थे इनके टाइम में, कृष्णदेवराय के टाइम में रहते थे। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अमुक्तमाल्यादा, किसमें? तेलुगु में लिखी थी। नेक्स्ट है विच एम्पायर ऑफ दिल्ली सल्तनत इज एक्नोलॉज फॉर कंपोजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार एंड द सिल्वर मनी टर्म टंका। कह रहा है कि कौन सा दिल्ली सल्तनत का एम्पायर था जिसने एक्नोलॉज किया था कंप्लीटिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार को कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया और सिल्वर मनी स्टार्ट किया जिसका नाम था टंका। यानी दिल्ली सल्तनत के किस सम्राट ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और चांदी की मुद्रा टंका जारी किया था? तो ये कौन था भाई? तो ये थे आपके इल्तुतमिश थे। कौन? इल्तुतमिश थे, आपका गुलाम वंश से संबंधित थे और कुतुब मीनार को इन्होंने कंप्लीट करवाया। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच अर्ली मेडिवल साउथ इंडियन मोनार्की इज एक्नोलेज फॉर इनहांसिंग द इरीगेशन टैंक्स एंड द इंकरेजमेंट ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन तमिलनाडु। यानी कह रहा है कि कौन सा मेडिवल साउथ इंडिया का मोनार्क था जिसने एक्नोलेज किया था कि इरीगेशन सिस्टम, यानी इरीगेशन सिस्टम को इन्हांस कर बढ़ावा देना और यानी टैंक और इंकरेज द टेम्पल कंस्ट्रक्शन और आपका इरीगेशन पे ज़्यादा बढ़ावा दिया था। तो प्रारंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारतीय किस राजवंश को तमिलनाडु में सिंचाई टैंकों के विकास और मंदिर निर्माण में प्रोत्साहन करने के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएंगे आपके चोलाज को। चोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल डायनेस्टी फाउंडेड बाय विजयालय। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर हुमायूंस टेम्पोररी लॉस ऑफ मुगल मोनार्क फ्रॉम 1540 से 1555। यानी कह रहा है कि क्या प्राइम रीजन था जिसमें हुमायूं को लॉस कर दिया मुगल मोनार्क 1540 से 1555 तक। हुमायूं द्वारा 1540 से 1555 तक मुगल सत्ता का अस्थायी रूप से खोने का क्या मुख्य कारण था? तो ये जो मुख्य कारण था वो था आपका डिफीट बाय शेर शाह सूरी एट द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज। यानी जो बैटल ऑफ चौसा हुआ था आपका 1539 में और जो बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था 1540 में, उसमें जो है आपका शेर शाह सूरी को उसमें जो है हुमायूं को हार मिला था। किससे? शेर शाह सूरी से। चौसा और कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी से हार मिला था हुमायूं को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, विच भक्ति सेंट, कौन से भक्ति सेंट थे जो कि कंटेम्प्ररी थे विथ सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के कंटेम्प्ररी थे। ओपनली कंडेम द कास्ट सिस्टम, जिन्होंने ओपनली कास्ट सिस्टम को कंडेम किया, निंदा किया और आइडल वर्शिप को। तो ये कौन थे भक्ति सेन जो आपका सिकंदर लोदी के समकालीन थे और उन्होंने आइडल वर्शिप और कास्ट सिस्टम को कंडेम किया, निंदा किया था। कौन से भक्ति संत सिकंदर लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे और जिन्होंने खुलकर जाति व्यवस्था और मूर्ति पूजा की निंदा की थी? तो इनमें से कौन थे? तो ये आपका कबीर हो जाएगा। कबीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके टाइम में थे? सिकंदर लोदी के टाइम में थे। नेक्स्ट है विच मुगल एम्पायर टर्मिनेटेड द प्रैक्टिस ऑफ झरोखा सिस्टम, यानी किस मुगल एम्पायर ने टर्मिनेट कर दिया था झरोखा दर्शन का और फॉरबिड किया, मना किया म्यूजिकल परफॉर्मेंस एट कोर्ट, कोर्ट में किसी भी टाइप का म्यूजिकल परफॉर्मेंस या फिर रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को ख़त्म कर दिया था। यानी किस मुगल सम्राट ने झरोखा दर्शन की प्रथा को समाप्त कर दिया और धार्मिक रूढ़िवादिता का हवाला देते हुए दरबार में संगीत कार्यक्रम पर रोक लगा दिया था? तो ये कौन था? औरंगजेब था। औरंगजेब ने आपका म्यूजिक सिस्टम हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब को ख़त्म किया। तभी जाके यहाँ से जो है आपका जो पेंटर्स थे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर गए, माइग्रेट कर गए, और जिसमें से एक बैंड जो आपका कहाँ आया था? पटना आया था, जो कि एक नया सिद्धांत प्रैक्टिस करने लगा जिसका नाम क्या हो गया? पटना कलाम हो गया। पटना कलाम पेंटिंग आ गया। नेक्स्ट है विच सूफी ऑर्डर इन इंडिया, कौन सूफी ऑर्डर था जो कि इंडिया में फाउंडेड हुआ था? किसके? बहाउद्दीन झकारिया के द्वारा मुल्तान में। वाज नोटेड फॉर इट्स मोर ऑर्थोडॉक्स मेथोडोलॉजी कंपेयर टू चिश्ती, चिश्ती से भी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम कौन था जो कि आपका बहाउद्दीन झकारिया के द्वारा स्टार्ट हुआ था? यानी भारत में किस सूफी संप्रदाय की स्थापना मुल्तान में बहाउद्दीन झकारिया द्वारा की गई थी और जो चिश्तियों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध था? ये कौन था? ये था आपका सुहरावादी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब याद रखिए सुहरावादी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बहाउद्दीन झकारिया का नाम किस में आता है? तो आपका सुहरावादी सिलसिला में आता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विच मुगल प्रिंस ऑर्डर द असैसिनेशन ऑफ रिनॉन हिस्टोरियन अबुल फजल, किस मुगल प्रिंस ने ऑर्डर किया था असैसिनेशन के लिए? किसका? अबुल फजल का। द अबुल फजल कौन थे? द ऑथर ऑफ अकबरनामा और आईने अकबरी के ऑथर थे अबुल फजल। तो किस मुगल राजकुमार ने प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल को हत्या करने की आदेश दिया था? अबुल फजल कौन थे? जिन्होंने आईने अकबरी लिखा था और आपका आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा था। तो ये किसने कहा था? तो जहांगीर ने कहा था। प्रिंस सलीम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर देखेंगे। 33 का हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश द हॉर्स ब्रांडिंग सिस्टम एंड द डिस्क्रिप्शन रोल ऑफ द ट्रूप्स, यानी कह रहा है कि किस सुल्तान के टाइम में जो है हॉर्स के ब्रांडिंग यानी दाग सिस्टम की प्रथा स्टार्ट हुई और डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ ट्रूप्स यानी चेहरा और दाग सिस्टम किसके टाइम में आया था? यहाँ पे क्या? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने घोड़े की पहचान के लिए दाग प्रणाली और सैनिकों के विवरण के लिए चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो दाग और चेहरा किसके टाइम में आया था? तो यह था आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में आया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट मराठा रूलर टू बी ऑफिशियली क्राउन्ड एज छत्रपति एंड फोर्स फाउंडेड स्वराज्य, यानी कौन सा पहला मराठा रूलर था जो कि ऑफिशियली क्राउन किया गया था छत्रपति के नाम से और जिसने स्वराज्य की स्थापना की थी? पहले किस मराठा शासक को औपचारिक रूप से छत्रपति की उपाधि दी गई और जिन्होंने स्वराज्य की स्थापना की थी? तो वो कौन थे? 35 का। तो ये हो जाएंगे हमारे शिवाजी हो जाएंगे। कौन? शिवाजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जामिन द सब्सिक्वेंट असर्शन पर्टेनिंग टू द आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों की जांच करना है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट बोल रहा है, कौन सा इनमें से सही है बोल रहा है? तो 36 का नंबर का हो जाएगा हमारा 1 और 2 आपका सही है। ओनली 1 और 2 हो जाएगा। देखते हैं द यूटिलाइजेशन ऑफ यहाँ पे सब्सटेंशियल ग्रेनाइट कॉलम्स एंड स्कल्प्टेड मोनोलिथ वाज ए प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक, कह रहा है कि जो आपका यूटिलाइजेशन होता था सब्सटेंशियल ग्रेनाइट कॉलम्स का और जो स्कल्प्टेड मोनोलिथ थे वो क्या आपका प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक थे? तो आपका कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, तो मे बी ये तो इसका सही होगा। भारी ग्रेनाइट स्तंभों और नक्काशीदार एकाशय मूर्तियों का प्रयोग प्रमुख विशेषता थी। सिंपल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टेम्पल फ्रिक्वेंटली फीचर्स एलिवेटेड गोपुरम एंड कॉलम मंडपा,
तो यहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपका फ्रीक्वेंट फीचर जो था आपका एल गोपुरम था और वहाँ पे कॉलम मंडप थे। मंदिरों में प्रायः ऊंचे गोपुरम और स्तंभ युक्त मंडप होते थे। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है, 1 और 2 इसका करेक्ट है। देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द पर्सियन स्टाइल डोम्स एंड आर्क प्रीडोमिनेटेड देयर टेम्पल आर्किटेक्चर। मंदिरों की वास्तुकला में फारसी शैली के गुंबद और मेहराब जो प्रमुख थे। ये आपका यहाँ पे गलत है, याद रखिएगा। तो इसका आ जाएगा 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 देखना है। औरंगजेब व्हाट इम्पैक्ट डिड औरंगजेब डेक्कन ऑपरेशन, यानी औरंगजेब का डेक्कन ऑपरेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा हैव ऑन स्टेबिलिटी ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर के स्टेबिलिटी पर, यानी औरंगजेब के दक्षिण अभियान का मुगल साम्राज्य की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें क्या हो गया कि दे ड्रेन रिसोर्स एंड प्रोवोक मराठा रेजिस्टेंस वीकनिंग द एम्पायर। क्या हो गया कि वो अपने रिसोर्स को पूरी तरह से ख़त्म कर दिए और जो मराठा को प्रोवोक किया, मराठा रेजिस्टेंस को प्रोवोक किया, वीकनिंग, जिससे एम्पायर क्या हो गया, वीकेन हो गया, यानी जिसने संसाधनों की क्षति हुई और मराठाओं के प्रतिरोध बढ़ा, जिससे साम्राज्य कमजोर हो गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाउ डिड द मुगल कोर्ट इंडोर्समेंट ऑफ पर्सियन कल्चरल इन्फ्लुएंस इन इट्स डिप्लोमेटिक रिलेशन, यानी मुगल दरबार द्वारा फारसी संस्कृति को अपनाने से उसकी कूटनीतिक संबंध पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कूटनीतिक संबंध पे क्या प्रभाव पड़ा, तो याद रखना है यहाँ पे कि इसने स्ट्रेंथन किया टाई विद सफाविद पर्सिया एंड सेंट्रल एशियन स्टेट। इसने जो है आपका सफाविद पर्सिया और सेंट्रल एशिया स्टेट से क्या हो गया, टाई जो हो गया, स्ट्रेंथन हो गया। इसमें सफवी फारस और मध्य एशियाई राज्यों के साथ संबंध मजबूत हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे विच स्टेटमेंट ऑफ द भक्ति एंड गुरु नानक एक्यूरेट, यानी भक्ति सेंट गुरु नानक के बारे में कौन सा यहाँ पे कौन सा कथन जो है सही है, पूछ रहा है 39 का। यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है आपका 1 और 2 आपका करेक्ट है, और 1 और 2 देखते हैं। यहाँ पे पहला क्या है, ही रेपुटेड आइडल वर्शिप एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने मूर्ति पूजा और जाति भेदभाव का खंडन किया, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है ही अंडरस्कोर द प्रिंसिपल ऑफ नाम जापना, कीरत करना एंड वंद चक, यानी उन्होंने नाम जपना, कीरत करना और वंद छकना के सिद्धांतों पर बल दिया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। कौन सा नहीं है, कौन सा गलत है, वो देख लेते हैं हम लोग कि उन्होंने एडवोकेट फॉर टोटल अबंडनमेंट ऑफ वर्ड, यहाँ पे टोटल अबंडनमेंट क्या हो गया आपका, एक एक्सट्रीम वर्ड आ गया, ऑफ वर्डली परसुएट ऑफ पर्सनल स्पेस, उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति के लिए सांसारिक जीवन का पूर्ण त्याग कर दिया, नहीं पूर्ण त्याग उन्होंने कोई भी नहीं करेगा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। विच स्टेटमेंट कंसर्निंग द गवर्नमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत आर एक्यूरेट, यानी दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है बताना है। तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। तीनों के स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है करेक्ट है। क्या क्या है, दीवान अर्ज जो है था आपका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, किसके टाइम में आया था, बलबन के टाइम में आया था। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था दीवान अर्ज सैन्य प्रशासन का दायित्व तो संभालता था, याद रखना है। दीवान इंशा जो आपका मैनेज करता था स्टेट कॉरस्पॉन्डेंस का, और किसके टाइम में थे दीवान इंशा, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। यहाँ पे दीवान रियासत रिसालत जो आपका रिलीजियस दीवान रिसालत जो था आपका किसके टाइम में था, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो यहाँ पे जो दीवान रिसालत है वो आपका बलबन का है, जो कि आपका रिलीजियस डिपार्टमेंट था, और जो दीवान इंसा है वो आपका फिरोज शाह तुगलक। तो 1, 2, 3 जो है तीनों स्टेट में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, द मुगल एम्पायर rescinded the pilgrimage tax and jizya and instituted a policy of religious tolerance also known as सुलह-ए-कौल, यानी कौन सा जो सुल्तान था, मुगल एम्पायर था, जिसने पिलग्रिमेज टैक्स को ख़त्म किया, जजिया को ख़त्म किया और एक पॉलिसी इस्टेब्लिश किया जिसको कहा गया सुलह-ए-कौल, यानी कि उस मुगल सम्राट ने तीर्थ कर और जजिया कर को समाप्त किया तथा धार्मिक सहिष्णुता की नीति सुलह-ए-कौल को अपनाया था। कौन था, अकबर। अकबर वाज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 41 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 42 नंबर देखेंगे कि विच वार signified the commencement of the Mughal dominion in India when Babur vanquished Ibrahim Lodi, यानी जो है कौन सा जो वार था जिसने मुगल के डोमिनेंस को, मुगल डोमिनियन को भारत में स्टार्ट किया, यानी किस युद्ध में
भारत में मुगल प्रभुत्व की शुरुआत का संकेत दिया जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो यह था पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 42 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या है? बी है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध। नहीं, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में हुआ था? याद रखना है, ये आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ चौसा आपको पता ही है कि किसके किसके बीच में हुआ था? शाहजहाँ शेरशाह और किसके बीच में? हुमायूं के बीच में हुआ। बैटल ऑफ घाघरा बाबर और किसके बीच में हुआ था? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है खानवा आपका राणा संगा बाबर का। विच मराठा पेशवा इज रिकॉग्नाइज फॉर द एक्सटेंडिंग मराठा डोमिनेंस इनटू नॉर्थ इंडिया एंड वैंक्विशिंग द मुगल एट द बैटल ऑफ भोपाल इन 1737। यानी कह रहा है कि किस मराठा पेशवा को उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्व के विस्तार और 1737 में भोपाल के युद्ध में मुगलों को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? तो ये जो श्रेय दिया जाता है वो आपको बाजीराव प्रथम को दिया जाता है। कौन है? बाजीराव फर्स्ट हो जाएंगे। यानी कौन मराठा पेशवा थे जिसको रिकॉग्नाइज किया गया था? इन्होंने मराठा के डोमिनेंस को कहाँ पे? नॉर्थ इंडिया में एक्सटेंड किया था। ये थे आपके बाजीराव फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सोवरेन ऑफ द बहमनी किंगडम ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदार एंड प्रोमोटेड पर्शियन कल्चर एंड आर्किटेक्चर। यानी कौन सा बहमनी किंगडम राजा था जिसने अपने कैपिटल को गुलबर्ग से बिदार इस्टेब्लिश कर दिया और पर्शियन कल्चर और आर्किटेक्चर को प्रमोट किया था? यानी बहमनी साम्राज्य के शासक ने राजधानी को गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया और फारसी संस्कृति तथा वास्तुकला को प्रोत्साहित किया था। तो कौन सा बीदर राजा था? तो ये था आपका अहमद शाह वाली हो जाएगा। अहमद शाह वली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जामिन द सब्सिक्वेंट असर्शन रिगार्डिंग द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द डिटोरिएशन ऑफ द मुगल एम्पायर। यानी मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान देने वाले कारकों का निम्नलिखित में से कौन सा दावा का जांच करना है? तो कौन सा इनमें से करेक्ट पूछ रहा है? कौन सा सही ये पूछ रहा है? 45 नंबर का। तो जो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका दे लैक ऑफ ए डेफिनेटिव सक्सेशन लॉ रिजल्टेड इन द रेकरेंट सिविल कॉन्फ्लिक्ट। यानी उत्तराधिकारी के स्पष्ट नियमों की अनुपस्थिति के कारण बार बार गृह युद्ध होता था। यहाँ पे जो आपका स्पष्ट नियम नहीं था किसके लिए? उत्तराधिकार का, इसलिए लोग आपस में लड़ जाते थे। द रेकरेंट वार एक्सर्टेड इकोनॉमिक प्रेशर दैट अंडरमाइन द फेडरल ट्रेजरी। यानी बार बार युद्ध ने आर्थिक दबाव डाला जिससे केंद्रीय कोष पर विपरीत प्रभाव पड़ा। सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। रिलीजियस परसिक्यूशन ड्यूरिंग द लेटर मुगल पीरियड इंट्रेंच इन्फ्लुएंशियल रीजनल फैक्शन। यानी उत्तरकालीन मुगल शासन में धार्मिक उत्पीड़न ने प्रभावशाली क्षेत्रीय वर्गों को दूर किया था। तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव है और तीनों ही स्टेटमेंट हो सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी प्रोवाइडेड बाबर विथ ए सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को निर्णायक बढ़त दिलाने वाला तकनीकी श्रेष्ठता क्या थी? तो तकनीकी श्रेष्ठता क्या थी इनमें से? तो ये हो जाएगा आपका यूज ऑफ गन पाउडर आर्टिलरी एंड मस्केट। यानी किसका यूज करना? बारूद का चलने वाली तोपों और बंदूकों का प्रयोग करना। तो यही इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 नंबर व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 ऑफ द मुगल राजपूत रिलेशन। यानी जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुआ था उसका क्या इफेक्ट पड़ा मुगल और राजपूत के रिलेशन में? हल्दी घाटी के जो युद्ध था 1576 का मुगल राजपूत संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा उससे? तो 47 का आंसर हो जाएगा हमारा तो ये टेम्पोरली वीकेंड द मेवाड़ बट पेव द वार वे फॉर द मुगल राजपूत अलायंस। यानी इसने मेवाड़ को अस्थायी रूप से कमजोर किया लेकिन मुगल राजपूत गठबंधन का मार्ग प्रशस्त किया। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विच मुगल एम्पायर फेस द consolidated opposition of the Rajput, Maratha and Sikh during the latter part of the region, thereby weakening the imperial control over the province। यानी किस मुगल सम्राट को अपने शासक के उत्तरार्ध में राजपूतों, मराठा और सिखों के एकजुट विरोध का सामना करना पड़ा जिससे प्रांत पर साम्राज्य का नियंत्रण कमजोर हुआ था। ये कौन सा था यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब के टाइम में। औरंगजेब ने सबसे दुश्मनी ले लिया था, सिख से भी ले लिया था, फिर आपका राजपूतों से भी ले ही लिया था और मराठाओं से था ही। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब।
यानी विच बैटल इज कंसिडर द पाइवटल विक्ट्री दैट सिक्योर्ड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनेंस ओवर बंगाल एंड इस्टेब्लिश द ग्राउंड वर्क फॉर द ब्रिटिश गवर्नेंस इन इंडिया। इनमें से कौन सा बैटल था जिसने पाइवटल रोल जो है आपका पाइवटल विक्ट्री जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमिनेंस को बढ़ावा दिया, कहाँ तक, बंगाल में, एंड इस्टेब्लिश द ग्राउंड वर्क फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ग्राउंड वर्क को तैयार किया। किस युद्ध को वह निर्णायक जीत माना जाता है जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर प्रभुत्व प्रदान किया और भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी थी। तो कौन सा नींव रखने वाला कौन था, तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा, नहीं, हाँ, बैटल ऑफ प्लासी 1757 हो जाएगा, बैटल ऑफ प्लासी हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ वंदीवास जो है 1760 का था, जिसमें जो है आपका ब्रिटिश ने फ्रेंच को कंप्लीटली हरा दिया। ठीक है। अब पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को ज़बरदस्त हराया था। अब बैटल ऑफ बक्सर जो आपका कंबाइन आर्मी था, किसका 3 लोगों का जो मुगल रोल था, ठीक है, ये 3 लोगों का आर्मी था जिसने हेक्टर ने हरा दिया था। सुजाउद्दौला थे वहाँ पे आलम। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी मिलिट्री एक्सपीडिशन इन साउथ इंडिया। यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो साउथ इंडिया का एक्सपीडिशन था, मार्च था, वो आपका उसका मेन एम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत में सैन्य अभियानों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इनका मुख्य उद्देश्य था आपका एक्सट्रैक्ट ट्रिब्यूट एंड वेल्थ फ्रॉम द साउथ इंडिया। तो दक्षिण राज्यों के कर और धन वसूलना था। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट ट्रिब्यूट एंड वेल्थ फ्रॉम द साउदर्न किंगडम, दक्षिणी राज्य से कर और धन की वसूलना था। यहाँ पे टैक्स हो जाएगा। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चिश्ती सूफी ऑर्डर इन इंडिया आर एक्यूरेट। यानी भारत में चिश्ती सूफी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा दे अंडरस्कोर द एब्डिकेशन ऑफ पावर एंड एम्ब्रेस ए लाइफ ऑफ डेस्टिट्यूशन। यानी उन्होंने सत्ता के त्याग और गरीबी के जीवन को अपनाने पर बल दिया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कह रहा है कि यहाँ पे चिश्ती सूफी ऑर्डर के बारे में सही है, तो उन्होंने अंडरस्कोर किया किसके बारे में, एब्डिकेशन ऑफ पावर को त्यागना और एम्ब्रेस लाइफ ऑफ डेस्टिट्यूशन यानी गरीबी की ज़िंदगी जीना। उन्होंने सत्ता के त्याग और गरीबी के जीवन को अपनाने पर बल दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन ये वाला है, तो ऑप्शन ये 1 और 2 हो जाएगा। तो उन्होंने विभिन्न धर्मों के व्यक्तियों को स्वीकार किया और राजनीतिक सत्ताओं से दूरी बनाए रखी। द एम्ब्रेस द इंडिविजुअल ऑफ डाइवर्स फेथ, यानी जो इंडिविजुअल थे डाइवर्स अलग अलग फेथ के, उनको एम्ब्रेस करने का, और एंड डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम पॉलिटिकल अथॉरिटी, और पॉलिटिकल अथॉरिटी से उनको अलग दूरी बनाए रखने का आदेश दिया था। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा नहीं था, कौन सा गलत हो गया था, दे परमिटेड इन द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी फ्रॉम पेरेंट टू सन, इस टाइप का कोई कहीं भी नहीं हुआ था। उन्होंने आध्यात्मिक अधिकार को पिता से पुत्र को हस्तांतरित करने की अनुमति दी थी। क्यों, पुत्री को नहीं हो सकता क्या, तो यहीं से आप इस स्टेटमेंट को गलत कर सकते थे कि पुत्र को ही क्यों मिलेगा, पुत्री को भी मिल सकता है ना, तो ये तो आपको यहाँ से स्टेटमेंट गलत हो सकता है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे देखेंगे 52 कह रहा है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चहलगानी सिस्टम अंडर द इल्तुतमिश फॉर दिल्ली सल्तनत स्टेबिलिटी। यानी इल्तुतमिश के अधीन चहलगानी प्रणाली का दिल्ली सल्तनत की स्थिरता के लिए क्या महत्व था, तो कौन सा महत्व था इसमें से, तो यहाँ पे हो जाएगा चहलगानी सिस्टम जो था क्रिएट ए लॉयल ग्रुप, एक लॉयल ग्रुप बनाता है किसका, टर्किश नोबल का, किसके लिए, सुल्तान के सपोर्ट के लिए। तो इसमें सुल्तान के समर्थन करने वाले वफादार तुर्की अमीरों का समूह था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज द फर्स्ट टू अपॉइंट ए वुमेन एज द ऑफिशियल रूलर ऑफ एम्पायर। दिल्ली के कुछ सुल्तान ने पहली बार किसी महिला को साम्राज्य के आधिकारिक शासिका नियुक्त किया था। तो किसने नियुक्त किया था, तो सभी को पता है किसने, तो इल्तुतमिश ने किया था, किसे, रजिया सुल्तान को। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने पहली विमेन ऑफिशियल रूलर जो है एस्टैब्लिश बनाया था, तो ये थे रजिया सुल्तान को बनाया था। नेक्स्ट है विच मुगल एम्पायर इज क्रिएटेड विथ कमीशनिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड जामा मस्जिद। यानी जामा मस्जिद और रेड फोर्ट के कंस्ट्रक्शन जो किसने स्टार्ट किया था,
तो ये थे आपका शाहजहाँ हो जाएंगे। तो किस मुगल सम्राट को दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे शाहजहाँ हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन। शेर शाह के बारे में बताना है। शेर शाह सूरी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहाँ पे सही कथन बताना है। कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? तो करेक्ट यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। का 1 और 2 हो जाएगा। कौन सा? ही इंट्रोड्यूस द पट्टा एंड काबुलियत सिस्टम। पट्टा और काबुलियत सिस्टम की इन्होंने स्थापना की थी। तो उन्होंने भू राजस्व के लिए पट्टा और काबुलियत प्रणाली शुरू किया था। पहला तो सही है। ही स्टैंडर्डाइज द करेंसी बाय इंट्रोड्यूसिंग द सिल्वर रुपया। सिल्वर रुपया इंट्रोड्यूस करके उन्होंने करेंसी को स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। रुपया, इन्होंने रुपया स्टार्ट किया था, जिसको हम आज भी हम लोग रुपया यूज करते हैं। उन्होंने चांदी की रुपया मुद्रा जारी करके मुद्रा प्रणाली को मान्यकृत किया। दूसरा सही है। तीसरा कौन सा स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे? ही अबॉलिश द पोस्टल सिस्टम सेटअप बाय द दिल्ली सुल्तान। ये आपका उन्होंने दिल्ली सुल्तान द्वारा स्थापित डाक व्यवस्था को समाप्त किया। क्यों करेगा भाई? ये अच्छी चीज़ों को वो कोई भी समाप्त नहीं करता। तो वहाँ पे 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने डाक व्यवस्था को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया था। यह देखना है, ख़त्म नहीं किया था, उन्होंने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। Who among the following saint is associated with the Dravida school of Vedanta and emphasize complete distinction between soul and God? यानी कह रहा है कि किसने जो आपका एसोसिएट है आपका द्वैत डुअलिज्म स्कूल ऑफ वेदांत यानी द्वैत वेदांत के द्वैत सिद्धांत से जुड़े हुए थे और कंप्लीट डिस्टिंक्शन चाहते थे। अलगाव था किसके बीच में? सोल और गॉड के बीच में। निम्नलिखित में से कौन से संत द्वैत वेदांत संप्रदाय से संबंधित है और आत्मा के तथा ईश्वर के बीच पूर्ण भिन्नता पर बल देते थे? तो द्वैत संप्रदाय के फॉलोअर कौन थे इनमें से? तो ये थे आपके माधवाचार्य। माधवाचार्य हो जाएगा द्वैतवाद के संप्रदाय। ठीक है, यहाँ पे द्वैत माधवाचार्य हो जाएगा द्वैत स्कूल ऑफ वेदांता, द्वैत वेदांत संप्रदाय से संबंधित है। शंकराचार्य रामानुज थे विशिष्ट द्वैतवाद से और अद्वैतवाद का सिद्धांत था शंकराचार्य का। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग। नेक्स्ट है आपका विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज नोन फॉर इस्टेब्लिशिंग द चैरिटेबल डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने खैरात। दीवाने खैरात यानी आपका जो है आपका दीवाने खैरात में खैरात देना मतलब किसी को डोनेशन डिपार्टमेंट, डोनेट करना। तो वो किसने स्टार्ट किया था? किसके लिए डोनेशन? किसके लिए था? विडो के लिए और ऑर्फन के लिए। तो ये बनाया था फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगन था, दीवाने खैरात था और दीवाने क्या था? तो यहाँ पे दीवाने खैरात के नामक जो है दान विभाग किसने स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक ने 3 डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था। वो तीनों आप बता दीजिएगा। एक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दीवाने खैरात हो जाएगा, दीवाने बंदगम हो जाएगा और एक क्या था? विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड द उपनिषद फ्रॉम संस्कृत टू पर्सिया। कौन सा मुगल प्रिंस था जिसने उपनिषद को संस्कृत से पर्सिया में ट्रांसलेट किया था और सिंथेसिस बिटवीन सूफी एंड वेदांतिक फिलोसफी, और सूफी और वेदांतिक फिलोसफी के बीच में एक सिंथेसिस किया था? यानी किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का संस्कृत में फारसी में अनुवाद करके संस्कृत का फारसी में अनुवाद किया और सूफी तथा वेदांत दर्शन के समन्वय का प्रयास किया था? तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दारा शिकोह हो जाएंगे। कौन? दारा शिकोह हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल मार्क द एंड ऑफ द हुमायूं रूल इन इंडिया एंड लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सूरी एम्पायर। यानी निम्नलिखित में से किस युद्ध ने हुमायूं के भारत में शासन का अंत किया और सूर साम्राज्य की स्थापना किया था? तो कौन सा युद्ध था ये? तो ये था आपका बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं देश से भाग निकला। तो यहाँ पे बैटल ऑफ चौसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राजा चोल वन एंड इज कंसिडर ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यानी राजा चोल ने कौन सा जो है मंदिर निर्माण करवाया जो कि वो मंदिर किस में है? तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा चोल प्रथम के द्वारा करवाया गया और जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है? ये कौन सी है आपका? तो यह आपका विद्वेश्वर टेम्पल हो जाएगा, ऑप्शन बी विद्वेश्वर टेम्पल। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में हो जाएगा, याद रखें। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। नेक्स्ट है विच दिल्ली सुल्तान एस्टैब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द मंगोल कोर्ट इन चाइना एंड सेंट इनवॉय टू युआन डायनेस्टी। यानी कौन सा दिल्ली सुल्तान था जिसने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किया था किसके साथ? मंगोल के साथ, और मंगोल कोर्ट इन चाइना, और एक इनवॉय भेजा था किसको? युआन डायनेस्टी को।
किस दिल्ली सुल्तान ने चीन में मंगोल दरबार के साथ राजकीय संबंध स्थापित किए और युवान वंश के पास दूत भेजा था? तो ये जो दूत किसने भेजा था? ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी द फाउंडर ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया थ्रू द प्रीचिंग ऑफ विशिष्ट द्वैतवाद फिलोसफी? यानी विशिष्ट द्वैतवाद फिलोसफी का किसने प्रतिपादन किया था? यानी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रचार के माध्यम से दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? तो कौन था ये? तो ये थे आपके, कौन थे? रामानुजाचार्य हो जाएगा। रामानुजाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य। हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड द सब्सिक्वेंट मासेकर एट दिल्ली 1739? 1739 में जो मासेकर हुआ था दिल्ली में नादिर शाह के द्वारा, उस समय जो मुगल एम्पायर कौन था? तो 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली में हुए नरसंहार के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो ये जो थे कौन थे? तो ये थे आपके मोहम्मद शाह हो जाएगा। नादिर शाह, मोहम्मद शाह। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउ डिड द राजपूत किंगडम मेंटेन देयर एंड ऑटोनॉमी अंडर द मुगल रूल? राजपूत राज्यों ने मुगल शासन के अंतर्गत अपनी स्वायत्तता कैसे बनाई रखी थी? तो कैसे बनाई रखी थी? ये बनाई थी ऑप्शन थ्रू डिप्लोमेटिक मैरिज एंड ट्रिब्यूट टू द मुगल। यानी वो डिप्लोमेटिक मैरिज करते थे और मुगल को ट्रिब्यूट देते थे। मुगलों के साथ राजनयिक विवाह और कर भुगतान के माध्यम से। ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अहोम डायनेस्टी? अहोम डायनेस्टी कहाँ का है? आसाम का है। याद रखिए, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द अहोम डायनेस्टी रेजिस्टेंस टू मुगल एक्सपेंशन इन आसाम? तो अहोम डायनेस्टी का क्या सिग्निफिकेंस था जो कि मुगल के एक्सपेंशन को, आसाम में मुगल के एक्सपेंशन को रजिस्ट किया था, रोका था? तो मुगल विस्तार के विरुद्ध असम में अहोम वंश के प्रतिरोधक का क्या महत्व था? तो क्या महत्व था? याद रखिएगा कि इट प्रिजर्व अहोम इंडिपेंडेंस थ्रू गुरिल्ला वारफेयर एंड डिप्लोमेसी। तो इसने जो है आपका अहोम के इंडिपेंडेंस को क्या किया? बचा के रखा। किसके थ्रू? ये आपका गुरिल्ला वारफेयर और डिप्लोमेसी के थ्रू। यानी इसने गुरिल्ला युद्ध और कूटनीति के माध्यम से अहोम स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग सेंट इज एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द लिंगायत और वीरास्वा मूवमेंट इन कर्नाटका? लिंगायत का कौन है? बसावा हो जाएगा, याद होना चाहिए। तो और लिंगायत क्या था आपका? एक था वीरा शैवा मूवमेंट। लिंगायत सेक्ट को वीरा शैवा मूवमेंट भी कहा जाता है। फिर से देखते हैं, हु आर द फॉलोइंग सेंट? इनमें से कौन सा सेंट थे जो कि एसोसिएटेड थे किसे? लिंगायत सेक्ट से। या फिर लिंगायत सेक्ट का दूसरा नाम क्या है? वीरा शैवा मूवमेंट इन कर्नाटका। तो निम्नलिखित में से किस संत का कर्नाटक में लिंगायत या वीर शैव आंदोलन की स्थापना से संबंधित है? तो बसावा हो जाएगा, जिसको बसवन्ना कहेंगे। ऑप्शन बी 66 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली नेक्स्ट है आपका विच सुल्तान ऑफ दिल्ली was known for transferring his capital from Delhi to दौलताबाद in the Deccan and then reversing the decision? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अपना एक डिसीजन लिया जो कि आपका कैपिटल को शिफ्ट करना दिल्ली से दौलताबाद, और फिर बाद में जो है उसको दौलताबाद से दिल्ली किया? तो दिल्ली के किस सुल्तान को अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन के दौलताबाद स्थानांतरित करने और फिर उस निर्णय को पलटने के लिए जाना जाता है? तो कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दौलताबाद कहाँ पे? देवागिरी में। नेक्स्ट है आपका, हाउ डिड द गजपति डायनेस्टी ऑफ ओडिशा कंट्रीब्यूट टू द रीजनल कल्चर ड्यूरिंग द 15-16 सेंचुरी? यानी 15-16वीं शताब्दी के दौरान ओडिशा के गजपति वंश ने क्षेत्रीय संस्कृति में क्या योगदान दिया था? तो क्या योगदान दिया था यहाँ पे? तो ये जो योगदान था आपका, बाय पैट्रोनाइजिंग ओडिया लिटरेचर एंड द जगन्नाथ कल्ट, यानी उन्होंने ओडिया साहित्य और जगन्नाथ संप्रदाय को संरक्षण दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज फाउंडेड बाय तुगलक एंड लेटर अबंडोन ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी? कौन सा सिटी जो आपका तुगलक के द्वारा स्टार्ट किया गया और बाद में उसको उस सिटी को अबंडोन कर दिया गया? किसके वजह से त्याग दिया गया? वाटर स्कार्सिटी की वजह से। निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना तुगलकों द्वारा की गई थी लेकिन जल संकट के कारण इसके बाद में छोड़ दिया गया था? तो कौन सा था इनमें से? ये हो जाएगा आपका तुगलकाबाद हो जाएगा, तुगलकाबाद। वाई डिड द सिसोदिया डायनेस्टी ऑफ मेवाड़ रजिस्ट मुगल इंटीग्रेशन अनलाइक द अदर राजपूत स्टेट? मेवाड़ का सिसोदिया वंश अन्य राजपूत राजाओं को विपरीत मुगल एकीकरण का विरोध क्यों करता रहा?
तो क्यों करता रहा? बिकॉज दे पैट्रोनाइज रीजनल इंडिपेंडेंस एंड कल्चर आइडेंटिटी। उन्होंने क्षेत्रीय स्वतंत्रता और सांस्कृतिक पहचान को प्राथमिकता दी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके? मेवाड़ के बारे में कहा है, महाराणा प्रताप के बारे में। नेक्स्ट है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी एंड एम्फेसाइज द रूथलेस पनिशमेंट टू द सप्रेस रेबेलियन। यानी किस सुल्तान ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी और विद्रोह को दबाने के लिए कठोर दंड पर बल दिया था? तो कौन हो जाएगा आपका? बलबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बलबन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वाज द रोल ऑफ द भक्ति सेंट चैतन्य इन शेपिंग वैष्णविज्म इन द ईस्टर्न इंडिया। चैतन्य का क्या रोल था ईस्टर्न इंडिया में वैष्णविज्म को फैलाने में? पूर्वी भारत में वैष्णव धर्म को आकार देने में भक्ति संत चैतन्य की भूमिका क्या थी? तो भूमिका पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, ही पॉपुलराइज कृष्णा डिवोशन थ्रू कीर्तन एंड गुड़िया वैष्णविज्म। तो उन्होंने जो है कृष्णा डिवोशन को पॉपुलराइज किया, किसके थ्रू? कीर्तन के थ्रू और गौड़िया वैष्णविज्म के थ्रू। उन्होंने कीर्तन और गौड़िया वैष्णव परंपरा के माध्यम से कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच भक्ति सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कौन सा भक्ति सेंट जो था कंपोज किया अभंग इन मराठी? मराठी में कौन सा कंपोज किया? अभंग किया। एंड एम्फेसाइज डिवोशन टू विठ्ठला ऑफ पंढरपुर। कह रहा है कि कौन सा भक्ति सेंट था जिसने, महाराष्ट्र का कौन सा भक्ति सेंट था जो कि कंपोज किया अभंगा, मराठी में अभंगा को कंपोज किया और साथ में डिवोशन टू विठ्ठल ऑफ पंढरपुर का डिवोशन के लिए एम्फेसाइज किया। महाराष्ट्र के किस भक्ति संत ने मराठी में अभंगों की रचना की और पंढरपुर के विठ्ठल को समर्पित भक्ति को पर बल दिया था? तो ये कौन सा था? तो ये था आपका तुकाराम हो जाएगा, सेंट तुकाराम, महाराष्ट्र से संबंधित है। विच मुगल एम्पायर पैट्रोनाइज द पेंटर उस्ताद मंसूर। किस मुगल एम्पायर ने उस्ताद मंसूर को पैट्रोनाइज किया, संरक्षण दिया? हु वाज फेमस फॉर हिज नेचुरलिस्टिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। यानी जो एक तरह का पेंटर था, फेमस पेंटर था, किसके टाइम में? किस मुगल सम्राट ने चित्रकार उस्ताद मंसूर को संरक्षण दिया जो वनस्पति और जीवों के यथार्थवादी चित्रण के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन था हो जाएगा? तो ये तो एक आपका जहांगीर के टाइम में, जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Why did the भक्ति मूवमेंट गेन वाइड स्प्रेड अपील अक्रॉस नॉर्थ इंडिया। यानी भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में व्यापक लोकप्रियता क्यों प्राप्त हुई थी? तो क्यों प्राप्त हुआ था? ये हुआ था इट यूज वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड सिंपल डिवोशन प्रैक्टिस। ये जो है सिंपल डिवोशन प्रैक्टिस यूज करता था और वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज पे बल देता था। यानी इसने स्थानीय भाषाओं और सरल भक्ति विधियों का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज नायब ए खुदाई यानी डेप्टी ऑफ गॉड एंड एम्फेसाइज द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप किसका था? यानी कह रहा है कि कौन सुल्तान था जिसने अपने आप को नायब ए खुदाई यानी अपने भगवान का डेप्यूटी बनाया था एंड एम्फेसाइज द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नायब ए खुदाई कहा और राज्य सत्ता के दिव्य सिद्धांत का महत्व दिया था? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो बलबन हो जाएगा, बलबन। नायब ए खुदाई किसने अपने आप को भगवान का दूत माना था? ये था आपका बलबन ने। नेक्स्ट है व्हाट आर्किटेक्चरल फीचर डिस्टिंग्विश मुगल मॉस्क सच एज जामा मस्जिद इन दिल्ली। यानी मुगल मस्जिदों जैसे दिल्ली का जामा मस्जिद में कौन सी वास्तुकला विशेष रूप से देखने को मिलती है? तो कौन सी देखने को मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका लार्ज सेंट्रल डोम एंड सिमेट्रिकल कोर्टयार्ड। यानी वहाँ पे क्या है, विशाल केंद्रीय गुंबद होता था और सम्मित क्या होता है, प्रांगण होते थे। नेक्स्ट है आपका विच रीजनल डायनेस्टी, कौन सा रीजनल डायनेस्टी था इन मेडिवल इंडिया नोन फॉर प्रोमोटिंग एजुकेशन थ्रू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड यूनिवर्सिटी लाइक विक्रमशिला एंड उदंतीपुर। यानी कौन सा रीजनल डायनेस्टी था जिसने मेडिवल इंडिया में एजुकेशन को संरक्षण देने के लिए क्या किसका इस्टेब्लिश करता है? यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिश करता है, यूनिवर्सिटी लाइक आपका विक्रमशिला एंड उदंतीपुर। यानी मध्यकालीन भारत का कौन सा क्षेत्रीय राजवंश विक्रमशिला और उदंतीपुर जैसे पुस्तकालय और विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देता है? तो विश्वविद्यालय जो कि आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसके द्वारा? धर्मपाल। फिर उदंतीपुर किसका है? आपका गोपाल हो जाएगा। तो गोपाल किसका फाउंडर था? ये आपका था पाल वंश का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका? पालाज। क्या हो जाएगा? पालाज हो जाएगा। ऑप्शन सी, 78 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति सेंट मीराबाई करेक्ट।
मीराबाई के बारे में बताना है कौन सा कथन जो है आपका सही है, बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे मीराबाई क्या थी, पहला हो जाएगा सी वॉज द डेप्यूटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड कंपोज डिवोशनल पोएम इन ब्रज लैंग्वेज। जो मीराबाई थी लॉर्ड कृष्णा के डिवोटी थी, ये तो आपको पता ही होगा, और उन्होंने डिवोशनल पोएम जो है आपका ब्रज लैंग्वेज में कंपोज किया था। वह भगवान कृष्ण की भक्ति और उन्होंने ब्रज भाषा में भक्ति कविताएं रची थी, पहला सही है। दूसरा है सी बिलोंग टू द राजपूत रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी, वह मेवाड़ के राजपूत शाही परिवार से संबंधित थी। और तीसरा ही वॉज द ऑफन चैलेंजेस ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन एंड जेंडर नॉर्म्स, यानी उनके पद प्राय ब्राह्मणवादी रूढ़ियों और लैंगिक मानदंडों का चुनौती देते थे। तीनों स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, तीनों ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आपका यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल एम्पायर शिफ्टेड द एम्पेरिकल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली एंड नेम हिज न्यू सिटी शाहजहानाबाद, यानी किस मुगल सम्राट ने सम्राटीय राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया और अपने नए नगर का नाम शाहजहानाबाद रखा था। तो ये कौन था, तो ये थे आपका शाहजहां, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने अपना जो कैपिटल शिफ्ट किया था कहाँ पे, दिल्ली से आगरा, और आगरा में ही उन्होंने ताजमहल का स्थापना किया। विच सल्तनत रूलर इज क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी एंड ए स्टेट मेंटेन हॉर्स ब्रांडिंग सिस्टम, किस सुल्तान ने जो है इंट्रोड्यूस किया परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी और जो है आपका ब्रांडिंग सिस्टम, यानी किस सुल्तान शासक को एक अस्थायी सेना और राज्य द्वारा संचालित घोड़े की दान प्रणाली की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। तो वो कौन सा राजा था, तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विजयनगर एम्पायर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन सही है पूछ रहा है 82 का। पहला यहाँ पे इट वॉज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी बाय हरिहरम बुक्का के द्वारा जो है 1336 में, जो कि आपका 14वीं शताब्दी है वहाँ पे एस्टैब्लिश हुआ था। द एम्पायर फेस रिपीटेड इन्वेजन फ्रॉम द बहमनी रूलर की तरफ से बार बार वहाँ पे इन्वेजन होता था। दूसरा आपका सही है, या पहला क्या है, इसकी स्थापना जो है 14वीं शताब्दी में हरिहर बुक्का के द्वारा किया गया था, सही बात है। इस साम्राज्य को बहमनी शासकों के बार बार आक्रमण का सामना करना पड़ा, ये भी सही है। तीसरा है विजयनगर रूलर जो है अडॉप्ट संस्कृत एज अ कोर्ट लैंग्वेज उनका संस्कृत नहीं था, वो क्या था, तेलुगु था। तो विजयनगर के शासकों ने संस्कृत को राज्य भाषा के रूप में स्थापित नहीं किया था, किसको किया था, तेलुगु को किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सेंट वाज एसोसिएटेड विद द अलवार ट्रेडिशन एंड कंपोज हिम्स इन प्रेज लॉर्ड विष्णु इन तमिल, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संत अलवार परंपरा से जुड़े थे और उन्होंने तमिल में भगवान विष्णु की स्तुति में भजन रचे थे। तो अलवार सेंट का क्या हो जाएगा आपका, याद रखिएगा 83 का हमारा आंसर जो है आपका अंडल हो जाएगा, अंडल। तो याद रखिए हु अमंग द फॉलोइंग सेंट, वो कौन सा सेंट थे जो कि एसोसिएटेड थे अलवार ट्रेडिशन से, अलवार ट्रेडिशन से कौन थे, तो अंडल हो जाएंगे आपका। और उन्होंने हिम्स जो प्रेज किया था वो आपका लॉर्ड विष्णु का तमिल में किया था। तो निम्नलिखित में कौन से संत अलवार परंपरा से जुड़े थे और उन्होंने तमिल के भगवान विष्णु की स्तुति में भजन रचे थे, तो ये जाएगा अंडाल हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका विच मुगल एम्पायर रिकॉग्नाइज द मनसब्दरी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द डू आसपा साई आसपा रूल टू स्ट्रेंथन कैवलरी, यानी जो है कौन सा मुगल एम्पायर जो आपका रिकॉग्नाइज किया था मनसब्दरी प्रथा, जो कि इंट्रोड्यूस जो था एज डू आसपा साई आसपा किसका है, 2 हॉर्स 3 हॉर्स, रूल टू स्ट्रेंथन कैवलरी को स्ट्रेंथ करने के लिए किस मुगल सम्राट ने मनसब्दरी प्रणाली का पुनर्गठन किया, डू आसपा साई आसपा 2 घोड़े 3 घोड़े नियम लागू किया ताकि घुड़सवार सेना की दक्षता बढ़ाई जा सके। तो ये डू आसपा साई आसपा किसका था, ये आपका जहांगीर के टाइम का था, याद रखिएगा। तो 84 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। और जहांगीर का चेन ऑफ जस्टिस काफ़ी फेमस था, किसका है, चेन ऑफ जस्टिस जहांगीर। नेक्स्ट है विच मुगल एम्पायर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द डिटेल लैंड रेवेन्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड इनटू कैटेगरी लाइक पोलाज एंड चाचर, यानी कह रहा है कि कौन मुगल एम्पायर था जिसका रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किस पे बेसिस था, आपका एक लैंड रेवेन्यू और क्लासिफिकेशन होता था लैंड का किस पे, पोलाज और चाचर में। किस मुगल सम्राट की राजस्व प्रशासन प्रणाली एक विस्तृत भूमि सर्वेक्षण और भूमि को पोलाज और चाचर जैसी श्रेणियों में वर्गीकृत करने पर आधारित था, तो किसका था, ये था आपका यहाँ पे अकबर के टाइम में,
अकबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स इज एसोसिएटेड विद द होयसाला डायनेस्टी, कौन सा टेम्पल जो है आपका होयसाला डायनेस्टी से संबंधित है। एंड इज फेमस फॉर, और वह फेमस है किसके लिए, इंटिकेट सोप स्टोन कार्विंग एंड स्टार शेप प्लेटफॉर्म, स्टार शेप प्लेटफॉर्म के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर होयसाला वन से संबंधित है और चूना पत्थर की जटिल नक्काशी तथा तारे के आकार के चबूतर के लिए फेमस है। तो कौन सा टेम्पल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे चेन्नकेशव मंदिर बेलूर हो जाएगा, चेन्नकेशव मंदिर बेलूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है 87 नंबर, विच मुगल टेक्स्ट, इनमें से कौन सा मुगल टेक्स्ट जो कि कमीशन होता था किसके द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा, प्रोवाइड डिटेल अकाउंट ऑफ रीजन, उसके रीजन का डिटेल अकाउंट के बारे में होता है जो लिखा गया अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है। किस मुगल ग्रंथ को शाहजहाँ के आदेश पर तैयार किया गया था और अब्दुल हामिद लाहौरी द्वारा लिखा गया था जो उनके शासनकाल का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो ये कौन था आपका पातशाहनामा हो जाएगा। अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा कौन सा लिखा गया था, पातशाहनामा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 का बी हो जाएगा। और याद रखिए ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पातशाहनामा किसने लिखा है, तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। तुजू के जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है, बाबरनामा बाबर ने लिखा है। दोनों ही क्या ऑटोबायोग्राफी है। यही दो रूलर है जो आपका मुगल डायनेस्टी में जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा है। अकबरनामा किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द मुगल एम्पायर अकबर, यानी कौन सा फीचर नहीं है आपका मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जो कि अकबर के अंडर में था। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता मुगल सम्राट अकबर के प्रशासनिक तंत्र का हिस्सा नहीं था। तो इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं था, तो ये था आपका यहाँ पे इम्पोजिशन ऑफ जजिया और नॉन मुस्लिम पे जजिया को इम्पोज करना, ये अकबर का नहीं था। गैर मुसलमानों पर जजिया का लगाव ये आपका नहीं था। कौन कौन सा था आपका देखिएगा, मनसबदरी सिस्टम का शुरुआत करना ये था। सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग अलग करना। राजस्व और सैन्य विभाग को पृथककरण हो जाएगा, सही है। और इबादत खाना का इस्टेब्लिशमेंट करना, ये भी सही है। तो 1 2 3 सही है, बाकी चौथा वाला गलत है। नेक्स्ट है 89 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ फतवा ए आलमगिरी। फतवा ए आलमगिरी के ऑथर कौन थे, जो कि एक कंपेडियम था इस्लामिक लॉ कंपाइल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगजेब के टाइम में कंपाइल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन फतवा ए आलमगिरी के लेखक थे जो औरंगजेब के शासनकाल में इस्लामी कानून का एक संकलन था। तो कौन था यहाँ पे इसके लिए, तो ये हो जाएगा आपका एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स फ्रॉम औरंगजेब पैट्रोनेज, यानी वैसे विद्वान जो कि औरंगजेब के संरक्षण में थे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 89 का डी हो जाएगा। 19 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफ लर्निंग्स वाज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग तुर्क इन्वेजन लेड बाय बख्तियार खिलजी इन 12th सेंचुरी, यानी कौन सा इंस्टीट्यूट था जो कि आपका बख्तियार खिलजी के द्वारा समाप्त किया गया था। निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्था का 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में हुए तुर्क आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया गया था। तो बख्तियार खिलजी ने किसको किसको नष्ट किया था, याद किया आपको यहाँ पे नालंदा नहीं, 90 का यहाँ पे आंसर कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, पर नालंदा हो जाएगा। नालंदा को भी किया था और उदांतीपुर को भी किया था, नालंदा उदांतीपुर दोनों को किया था। नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे नालंदा जो है मेन फेमस कौन सा है, नालंदा है, इसको कर देंगे। नेक्स्ट है विच मराठा लीडर इज नोन फॉर एस्टैब्लिशिंग ए पैरेलल रेवेन्यू सिस्टम कॉल्ड चौथ एंड सरदेशमुखी इन टेरिटरी आउटसाइड द मराठा कंट्रोल, यानी कौन सा मराठा लीडर था जिसने एस्टैब्लिश किया था पैरेलल रेवेन्यू सिस्टम, एक पैरेलल रेवेन्यू सिस्टम क्या किया था जो कि आपका चौथ था एंड सरदेशमुखी इन टेरिटरी आउटसाइड मराठा कंट्रोल, जो मराठा कंट्रोल के बाहर थे उनके लिए चौथ और आपका सरदेशमुखी स्टार्ट किया था। तो कौन था यहाँ पे इनमें से, ये हो जाएगा 91 का हमारा आंसर था शिवाजी। यानी किस मराठा नेता, देखिए किस मराठा नेता ने को मराठा नियंत्रण से बाहर के क्षेत्रों में चौथ और सरदेशमुखी नामक समानांतर राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो शिवाजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 91 का शिवाजी। हु वॉज द ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान रेजनिंग फ्रॉम 1236 से 1240, यानी दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका कौन थी जो कि 1236 से 1240 तक शासन की थी। तो ये थी रजिया सुल्तान हो जाएगा, कौन, रजिया सुल्तान।
नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सूफी सेंट वाज एसोसिएटेड विद द सुहरावादी ऑर्डर एंड वाज एक्टिव इन द रीजन ऑफ मुल्तान। यानी निम्नलिखित में से कौन सूफी संत सुहरावादी संप्रदाय से संबंधित थे और मुल्तान क्षेत्र में सक्रिय थे। तो इनमें से कौन थे, तो जाहिर तौर हमने पहले भी देखा था इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे कौन थे, बहाउद्दीन जकारिया हो जाएंगे। तो यही जो थे बहाउद्दीन जकारिया किससे संबंधित थे, सुहरावादी संप्रदाय से संबंधित थे। नेक्स्ट है विच रीजनल डायनेस्टी, कौन सा रीजनल डायनेस्टी था जिसने गुजरात में रूल किया था, वाज डिफीटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी से हार गया था इन 1299, लीडिंग टू द एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी। यानी गुजरात के शासन करने वाले किस क्षेत्रीय वंश को अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में पराजित किया, जिससे उनके क्षेत्र का विलय हुआ था। तो 94 का कौन सा हो जाएगा आपका, वहाँ वाघेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर टोडरमल आर करेक्ट। यानी टोडरमल के अंडर में मुगल का लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में क्या सही है पूछ रहा है। टोडरमल के अधीन मुगल भू राजस्व प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो 95 का कौन सा सही है, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी सही है, सिर्फ जो है आपका एक ही सही है। कौन सा है, लैंड रेवेन्यू वाज मेजर यूजिंग स्टैंडर्डाइज यूनिट एंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। यानी भूमि को मानकीकृत इकाइयों में मापा गया है और उसी के अनुसार जो है राजस्व तय किया जाता था। पहला आपका सही है। नेक्स्ट है आपका जो दूसरा है आपका रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पीजन बाय मुगल ऑफिसर। डायरेक्टली नहीं होता था, मुगल अधिकारियों द्वारा किसानों से सीधे राजस्व वसूला गया, ये आपका गलत है। और जो है क्रॉप रोटेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी वेयर इग्नोर्ड इन द रेवेन्यू असेसमेंट, ये आपका इग्नोर नहीं किया गया था। यहाँ पे फसल चक्र और मृदा उर्वरता को राजस्व निर्धारण में अनदेखा नहीं किया गया था। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। तो आपका ओनली एक ही स्टेटमेंट सही है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर विच सुल्तान ऑफ दिल्ली अज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी, यानी सेकंड अलेक्जेंडर। यानी सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ली थी, एंड वाज नोन फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर द मार्केट। यानी दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी और अपने सैन्य विजय तथा बाजार पर केंद्रीकृत नियंत्रण के लिए जाना जाता था। ये कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन इज बिलीव टू हैव कंपोज वर्स इन अवधि एम्फेसाइज डिवोशन टू लॉर्ड रामा एंड ऑथर द रामचरितमानस। या भक्ति परंपरा के निम्नलिखित में से किस संत ने अवधि में पदों की रचना की, भगवान राम के प्रति भक्ति पर बल दिया और रामचरितमानस की रचना की थी। तो ये कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके तुलसीदास हो जाएंगे। रामचरितमानस किसका है, तुलसीदास का है। विच रीजनल डायनेस्टी ऑफ बंगाल, बंगाल को कौन सा रीजनल डायनेस्टी जो कि आपका हुसैन शाह के अंडर में वाज नोन फॉर इज पैट्रोनेज बंगाल लिटरेचर, जो बंगाली लिटरेचर को संरक्षण प्रदान करता है। और उन्होंने बायोग्राफी जो है आपका इंक्लूडिंग द बायोग्राफी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। यानी बंगाल के किस क्षेत्रीय वंश को हुसैन शाह के अधीन बंगाली साहित्य विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के जीवनी को संरक्षण देने के लिए जाना जाता है। तो वो कौन थे, वो थे आपके हुसैन शाही हो जाएगा। हुसैन शाही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चोला एडमिनिस्ट्रेशन आर करेक्ट। चोला के बारे में क्या सही है, यहाँ पे चोला प्रशासन के बारे में क्या सही है बताना है उनमें से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 और 2 ही आपका करेक्ट है, तीसरा आपका गलत है। तो पहला देखते हैं द विलेज असेंबली प्लेड ए की रोल इन द चोला गवर्नेंस। चोला गवर्नेंस में विलेज असेंबली जो है काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो ग्राम सभाओं ने स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सही बात है। तो चोला हैड ए वेल ऑर्गेनाइज नेवल फोर्स, चोलों के पास एक संगठित नौसेना बल थी, ये भी सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ। तो चोला किंग वाज असिस्टेड बाय ए सेंट्रल काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर नोन एज अष्टप्रधान। अष्टप्रधान इसके टाइम में था ही नहीं, किसके टाइम में था, शिवाजी यानी मराठा के टाइम में था। तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू द सिग्निफिकेंटली टू द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 1565। यानी 1565 की तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयनगर साम्राज्य में प्रथम निम्नलिखित में से कौन से कारण के प्रमुख भूमिका निभाया था। याद देखिए जो विजयनगर एम्पायर का जो डिक्लाइन हुआ था, अंत हुआ था, वो आपका बैटल ऑफ तालीकोटा जो कि 1565 में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछता है, आप लिख लीजिएगा। विजयनगर एम्पायर का जो फॉल स्टार्ट हुआ था वो आपका बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में, याद रखिएगा। राक्षसी युद्ध भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन देख लेते हैं 100 का। तो 100 का बी ऑप्शन सही है, तो पहला और तीसरा सही है। तो यहाँ पे द अलायंस ऑफ डेक्कन सल्तनत अगेंस्ट विजयनगर, तो जो
जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था वो विजयनगर के अगेंस्ट में हुआ था, और जो लोग विजयनगर के अगेंस्ट में थे वो लोग एक अलायंस बनाए थे, गठबंधन बनाए थे, क्या विजयनगर के विरुद्ध जो है दक्कन सुल्तानों ने गठबंधन बनाए थे। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, पहला सही हो गया। डेथ ऑफ कृष्णदेवराय इन बैटल, यहाँ पे कृष्णदेवराय नहीं थे, ठीक है। बैटल ऑफ तालीकोटा में कृष्णदेवराय नहीं थे, याद रखना है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लंडर ऑफ हम्पी, इसके बाद जो है अगर विजयनगर की राजधानी हम्पी थी और वो हार जाता है विजयनगर एम्पायर, तो उसके हम्पी का विध्वंस और क्या कर दिया गया, लूट लिया गया था उसको। तो पहला और तीसरा आपका सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस ए न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान रियासत टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स, यानी निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दीवान रियासत नामक एक नया विभाग स्थापित किया था। तो दीवान रियासत जो है किसके टाइम जो है आपका, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हो जाएगा दीवान रियासत। नेक्स्ट है बलबन के टाइम में क्या था, दीवाने अर्ज था। अलाउद्दीन के टाइम में क्या था, दीवाने मुस्तखराज था। इल्तुतमिश के टाइम में क्या था, दीवाने इंशा, और क्या था आपका, बाकी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में दीवाने को ही हो जाएगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चचमानास यानी चौहान इन इज आर करेक्ट, यानी चौहान वंश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो सही है आपका ओनली 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, दे रूल ओवर द रीजन अराउंड द प्रेजेंट डे दिल्ली एंड अजमेर, जो उन्होंने वर्तमान दिल्ली और अजमेर के आसपास के रीजन पे शासन किया था, पहला आपका सही है। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाते हैं तराइन के दूसरे युद्ध में, और किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी के द्वारा। तो दूसरा भी आपका सही है। और चचमाना जो है द फाउंडर ऑफ जैनिज्म ओनली, तो वहाँ पे ओनली लिखा है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ये आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ नहीं थे और भी फॉलोअर थे, तो यहाँ पे क्या है 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिर्फ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इस्टेब्लिश द सिटी ऑफ फतेहपुर सिकरी एंड मेड इट हिज कैपिटल फॉर ए ब्रीफ पीरियड, यानी निम्नलिखित में से किस शासक ने फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना की और थोड़े समय के लिए उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो फतेहपुर जो सिकरी राजधानी बना था वो आपका अकबर का बना था, किसका, अकबर का बना था। 103 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 103 का बी हो जाएगा अकबर। 104 नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुरु गोविंद सिंह आर करेक्ट, गुरु गोविंद सिंह के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। तो 104 का हमारा कौन सा देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, 1 और 3 हो जाएगा सही। देखते हैं पहला, ही फाउंडेड द खालसा इन दिल्ली 1699 टू फाइट अगेंस्ट द मुगल इम्प्रेशन, उन्होंने 1699 में मुगल अत्याचार के विरुद्ध खालसा की स्थापना की थी। पहला आपका सही है कि उन्होंने खालसा की स्थापना 1699 में किया था, किसके अगेंस्ट में, मुगल के अगेंस्ट में। ही लेड द सिख फोर्स इन द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर कहाँ से आ जाएगा, तो उन्होंने बक्सर की लड़ाई, ये तो गलत हो गया दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, ही डिक्लेयर द गुरु ग्रंथ साहिब एट द एटर्नल गुरु बिफोर डेथ, हिज डेथ, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया था, ये भी आपका सही है। तो पहला तीसरा आपका सही हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जाहिर सी बात है उन्होंने बक्सर की लड़ाई में कौन नहीं थे, आपका सिख नहीं थे। बक्सर के युद्ध में कौन थे, 3 लोग जो थे मुगल की तरफ से थे, और एक जो थे आपका हेक्टर मुनो ब्रिटिश थे। यहाँ पे 3 लोग कौन कौन थे यहाँ पे, एक तो आपका आ जाएगा मीर कासिम हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा कौन, दूसरा जो हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय हो जाएगा, और शाह शुजा हो जाएगा अवध का रूलर। नेक्स्ट है 105 नंबर, द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया वाज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ग्रुप ऑफ तमिल पोएट सैंड डिवोटेड टू विष्णु, यानी दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को विष्णु के प्रति समर्पित तमिल कवि संतों के किस समूह ने प्रमुख रूप से प्रभावित किया था। तो किसको यहाँ पे किया था, विष्णुइज्म। विष्णु के लिए कौन हो जाएगा आपका, 105 का हमारा बी हो जाएगा आपका अलवार्स। देखिए अलवार्स और न्यानार जो है 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो अलवार्स होते हैं, एक न्यानार होते हैं। देखिए शिव भगवान के 3 आँख होते हैं, 3 आँख होते हैं, आँखों को नयन कहते हैं। तो न्यानार जो हो जाएगा आपका किसके लिए हो जाएगा, शिव के लिए हो जाएगा, और जो अलवार हो जाएगा वो आपका विष्णु के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। विच साउथ इंडियन टेम्पल बिल्ट बाय चोलाज इज रिनॉन फॉर 216 फुट विमाना एंड इंट्रिकेट स्टोन कार्विंग, यानी चोलों द्वारा निर्मित
भारत का कौन सा मंदिर अपने 216 फुट ऊंचे विमान और जटिल पत्थर की नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा मंदिर हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका बुद्धेश्वर टेम्पल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धेश्वर मंदिर राजा राजा वन के द्वारा बनवाया गया था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे? हम्पी में है। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है विच प्रोमिनेंट मेडिवल इंडियन रूलर, कौन सा मेडिवल इंडिया का प्रोमिनेंट रूलर था जिसको क्रेडिट दिया जाता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ग्रैंड ट्रंक रोड, जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनाता है और एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम है आपका सरायस यानी रेस्ट हाउस अलॉन्ग इट्स लेंथ। यानी मध्यकालीन भारत के किस प्रमुख शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण और इसके किनारे सराय स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये कौन है? शेर शाह सूरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड ये बनवाते हैं। तो ऑप्शन सी 107 का सी हो जाएगा। 108 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज क्रेडिटेड, कौन सा डायनेस्टी को क्रेडिट दिया जाता है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ सन टेम्पल एट कोणार्क, जो कोणार्क के सन टेम्पल को बनाने में, जो कि क्या है एक तरह का यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। निम्नलिखित में से किस वंश को कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो कौन है आपके? ये हो जाएंगे आपका ईस्टर्न गंग डायनेस्टी, ठीक है, पूर्वी गंग वंश इसका करेक्ट आंसर होगा। कृष्णा 3 के द्वारा बनाया गया जाता है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल एम्पायर बिफोर हिज डिक्लाइन बिगेन आफ्टर द 1707, यानी कह रहा है कि 1707 के बाद जो मुगल साम्राज्य के पतन के पहले का अंतिम शक्तिशाली शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम शक्तिशाली शासक जो था आपका यहाँ पे 109 का कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका औरंगजेब था। 1707 में किसका डेथ होता है? औरंगजेब का डेथ होता है 1707 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्किटेक्चर फीचर ट्रू आर्क इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया, यानी मध्यकालीन भारत में ट्रू आर्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है? मध्यकालीन भारत में सच्चे मेहराब यानी ट्रू आर्क वास्तुकला के बारे में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो 110 का कौन सा सही है यहाँ पे? इट वाज सी सही है आपका, ऑप्शन सी। इट वाज बाउट टू इंडिया बाय द टर्किश रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसे भारत में दिल्ली सल्तनत के तुर्क शासकों द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द फेमस ट्रैवलर विजिटेड द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक एंड रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन बुक रेहला, यानी कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा में तुगलक के टाइम में कौन जो है आपका विजिट किया था और जिसने जो बुक लिखी थी वो रेहला लिखी थी। किस प्रसिद्ध यात्री ने मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का दौरा किया और अपनी टिप्पणियाँ रेहला नामक पुस्तक में लिया था? ये था आपका कौन था? इब्न बतूता था। कहाँ से आया था इब्न बतूता? मोरक्को से आया था। किसके टाइम में? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। इसने क्या बुक लिखी थी? उसका बुक का नाम था रेहला। मानुची किसके टाइम में आया था? औरंगजेब के टाइम में आया था, याद रखिएगा। अल बरूनी आया था मोहम्मद गौरी के टाइम में। गजनवी के टाइम में आया था जो अटैक करने के लिए, गोरी नहीं। नेक्स्ट है आपका द गोल गुम्बज इन बीजापुर बिल्ट बाय आदिल शाही डायनेस्टी इज फेमस फॉर विच आर्किटेक्चर फीचर, यानी जो गोल गुम्बज बीजापुर में है जो कि आदिल शाही डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, किसके लिए फेमस था? बीजापुर में आदिल शाही वंश द्वारा निर्मित गोल गुम्बज किस वास्तुकला विशेष के प्रसिद्ध है? तो बीजापुर के गोल गुम्बज के बारे में बताना है। यहाँ पे 112 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे लार्जेस्ट सिंगल डोम इन इंडिया, भारत का जो है आपका सबसे बड़ा गुंबद है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा गुंबद कौन है? गोल गुंबद, ऑप्शन ए, बीजापुर कर्नाटक में। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चीफ रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द चोला नेवल एक्सपेडिशन टू साउथ ईस्ट एशिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजेंद्र चोल, बताना है कि कौन सा चीफ रीजन था, मेन रीजन क्या था कि चोला जिससे जो है चोला नेवल एक्सपेडिशन जो है सक्सेस हो गया, किसमें? साउथ ईस्ट एशिया के एक्सपेडिशन में। किसके द्वारा था? आपका राजेंद्र चोल के द्वारा था। तो राजेंद्र चोल के शासनकाल में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए चोल नौसैनिक अभियान की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो ये मुख्य कारण था यहाँ पे इसका कंट्रोल ओवर पोर्ट्स एंड पावरफुल नेवी, यानी बंदरगाहों पर नियंत्रण और शक्तिशाली नौसेना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच मुगल मोनूमेंट बिल्ड बाय अकबर इनकॉर्पोरेट हिंदू आर्किटेक्चरल एलिमेंट लाइक छत्रा एंड झरोका, यानी किस मुगल स्मारक में अकबर द्वारा निर्मित होने के साथ साथ हिंदू स्थापत्य तत्व जैसे छतरी और झरोका सिस्टम शामिल था? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फतेहपुर सीकरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो किस मुगल स्मारक में अकबर द्वारा निर्मित होने के साथ साथ हिंदू स्थापत्य तत्व जैसे छतरी और झरोके शामिल था? ये था आपका फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है जो तमिल एप शिल्पाधिक्रम जो था एट्रीब्यूटेड टू इलियांगो अडिगल,
शिल्पाधिक्रम किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका इलियांगो अडिगल के द्वारा लिखा गया है। इज एसोसिएटेड विद विच साउथ इंडियन किंगडम, किस साउथ इंडियन किंगडम से एसोसिएटेड था? तो इलियांगो अडिगल द्वारा रचित तमिल महाकाव्य शिल्पाधिक्रम जो आपका किस तमिल भारतीय राज्य से संबंधित है? तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये है आपके चेर से संबंधित है। चेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच भक्ति पोएट वर्ड कवितावली डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा इन अ डिवोशनल टोन। किस भक्ति कवि की रचना कवितावाली भगवान राम के जीवन को भक्ति भाव से वर्णित करती है? तो कवितावाली किसका हो जाएगा? तो कवितावाली किसका है? तो आपका तुलसीदास का हो जाएगा, ऑप्शन बी। द संस्कृत टेक्स्ट राजतरंगिणी बाई कल्हना इज ए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ विच रीजन। यानी संस्कृत ग्रंथ में जो राजतरंगिणी कल्हन द्वारा लिखा गया क्षेत्र, राजतरंगिणी द्वारा जो कल्हन द्वारा लिखा गया राजतरंगिणी जो है आपका, वो किस क्षेत्र का ऐतिहासिक वर्णन करता है? तो ये राजतरंगिणी किसका करता है? तो आपका कश्मीर का करता है। और याद रखिएगा आपका जो है कल्हन ने राजतरंगिणी लिखा है, कितने तरंग है उसमें? तो 8 तरंग हैं, ऑप्शन 8 तरंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की प्रमुख भाषा कौन थी? तो वो थी फारसी। दिल्ली सल्तनत में कौन सी भाषा चलती थी? तो फारसी चलती थी, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच विजयनगर पोएट पैट्रोनाइज बाय कृष्णदेवराय रोड द तेलुगु एपिक अमुक्तमाल्यादा। विजयनगर के कवि किस कवि ने कृष्णदेवराय के संरक्षण में तेलुगु महाकाव्य अमुक्तमाल्यादा की रचना की थी? तो किसने खींची थी? ये थे आपका अल्लासानी पेडाना। अल्लासानी पेडाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के अल्लासानी पेडाना ने कृष्णदेवराय के संरक्षण में तेलुगु महाकाव्य अमुक्तमाल्यादा की रचना की थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चर मोनूमेंट वाज बिल्ट बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। मुमताज महल के याद में कौन सा आर्किटेक्चर मोनूमेंट बनाया गया था? तो निम्नलिखित में से कौन सा वास्तुकला शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की स्मृति में बनाया था? ये था आपका ताजमहल। ताजमहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 120 का डी। नेक्स्ट है विच मराठा लीडर साइन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर विद द मुगल सीडिंग द सेवरल फोर्ट टू औरंगजेब। यानी किस मराठा नेता ने 1665 में मुगलों के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिससे कई किले औरंगजेब को सौंप दिए गए थे? तो ये कौन था? ये थे आपके शिवाजी हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा शिवाजी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए की फीचर ऑफ द राजपूत पॉलिटी ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। प्रारंभिक मध्यकालीन काल में राजपूत शासन व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, तो कौन सी थी? ये थी आपकी क्लैन बेस्ड कॉन्फेडरेज विथ वॉरियर एथिक्स। कह रहा है कि कुल आधारित महासंघ और योद्धा नैतिकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इबादत खाना एस्टेब्लिश बाय अकबर। अकबर के इबादत खाना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाना का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से सबसे अच्छा ढंग कौन दर्शाता है? तो इबादत खाना के बारे में क्या था? ये था आपका ए प्लेस फॉर इंटरफेथ रिलीजियस डिस्कशन। यानी जो इंटरफेथ रिलीजन होते थे उसको डिस्कस करना होता था। यहाँ पे विभिन्न धर्मों के बीच धार्मिक चर्चाओं का यहाँ पे स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच दिल्ली सुल्तान इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार फर्स्ट स्टोरी एंड एस्टैब्लिश द कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। यानी किस दिल्ली सुल्तान को कुतुब मीनार की पहली मंजिल और निर्माण और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो कुव्वत उल इस्लाम जो है आपका किसने स्थापित करता है? तो ये हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। और इसका पाँचवीं मंजिल कौन बनाता है? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है विच मुगल एम्पायर इज नोन फॉर इट्स स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू इस्लामिक लॉ, कंपाइलेशन ऑफ फतवा आलमगिरी एंड प्रोहिबिशन ऑफ म्यूजिक एट कोर्ट। यानी कौन सा मुगल यानी किस मुगल सम्राट को इस्लामिक कानून का कठोरता से पालन करने, फतवा आलमगिरी के संकलन और दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगाने के लिए जाना जाता है? तो कौन था ये? औरंगजेब हो जाएगा, ऑप्शन सी, 125 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पेशवा एक्सपेंडेड मराठा इन्फ्लुएंस टू नॉर्थ इंडिया कंट्रीब्यूटिंग दिल्ली इन कैप्चरिंग दिल्ली इन 1737। यानी किस पेशवा ने 1737 में दिल्ली पर अधिकार करके मराठा प्रभाव का उत्तर भारत में तक विस्तार किया था? तो ये कौन थे? ये जो थे आपके
बाजीराव प्रथम थे, बाजीराव फर्स्ट हो जाएंगे। यानी विच अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बहमनी किंगडम नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड द फाउंडिंग ऑफ द मदरसा इन बीदार। तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बहमनी समाज के वजीर थे जिन्होंने प्रशासनिक सुधारों और बीदर में मदरसा स्थापित करने के लिए जाना जाता है। तो 127 का कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपके महमूद गावा हो जाएंगे, महमूद गावा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर का कौन सा रूल जो है फाउट किया था बैटल ऑफ तालिकोटा इन 1565। विजयनगर एम्पायर का कौन सा रूलर था जो बैटल ऑफ तालिकोटा में पार्टिसिपेट किया था, जो कि 1565 में हुआ था, जिसे वहाँ पे डिफीट हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने 1565 में तालिकोटा की लड़ाई लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य की विनाशकारी हार हुआ था। तो कौन था लीडर, तो ये था आपका आलिया राम राय, आलिया राम राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 128 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द विजयनगर एम्पायर कैपिटल हम्पी वाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो हम्पी है किस नदी के किनारे है, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे है, तो किस नदी के किनारे है, तो आपका तुंगभद्रा नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी। हु वर द इंस्ट्रूमेंटल इन द सॉलिड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया ड्यूरिंग द लाटर पार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान भारत में मुगल शासन के ठोस स्थापना की किस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये किसने निभाई थी भूमिका, तो ये थी निभाई थी आपका बैरम खान ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। विच सिटी वाज द कैपिटल ऑफ चोल एम्पायर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजेंद्र चोल नोन फॉर इट्स नवल एक्सपेडिशन। राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में जो अपने नौसैनिक अभियान के लिए प्रसिद्ध थे, चोल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो उस समय जो चोल की राजधानी थी वो कौन सी थी, आपका गंगाईकोंडा चोलापुरम, गंगाईकोंडा चोलापुरम। उन्होंने गंगाईकोंडा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है 132 नंबर, द सिसोदिया डायनेस्टी ऑफ मेवाड़ हैड इट्स कैपिटल एट विच सिटी बिफोर इट मूव टू उदयपुर इन द 16th सेंचुरी। यानी सिसोदिया डायनेस्टी का कौन सा जो था कैपिटल था, 16वीं शताब्दी में उदयपुर स्थानांतरित किए जाने से पहले मेवाड़ के सिसोदिया वंश की राजधानी कौन सी थी, यानी पहली राजधानी कौन सी थी, तो यहाँ पे जो राजधानी थी वो थी आपकी चित्तौड़गढ़। कौन थी, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है द विजयनगर एम्पायर अंडर कृष्णदेवराय इम्प्लीमेंटेड विच पॉलिसी टू प्रमोट तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु लिटरेचर प्रमोट करने के लिए कृष्णदेवराय ने कौन सा पॉलिसी इंप्लीमेंट किया था। यानी कृष्णदेवराय के अधीन विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु साहित्य को बढ़ावा देने के लिए किस नीति को लागू किया था। तो कौन सी नीति लागू हुई थी, ये हुई थी आपके पैट्रोनेज ऑफ अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गजों का संरक्षण, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है द मराठा एम्पायर अंडर द शिवाजी इंप्लीमेंटेड विच पॉलिसी टू इंश्योर लोकल गवर्नेंस एंड रेवेन्यू कलेक्शन। यानी शिवाजी के अधीन मराठा साम्राज्य में स्थानीय शासन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नीति लागू की गई थी। तो चौथ और सरदेशमुखी, मराठा में क्या होगा, चौथ और सरदेशमुखी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच मेडिवल इंडियन रूलर वाज गिवन द टाइटल जीले इलाही एंड प्रोमोटेड द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। यानी किस मध्यकालीन भारत शासक को जीले इलाही की उपाधि दी गई और जिन्होंने राजसत्ता के दिव्य सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। तो ये कौन है, तो ये था आपका बलबन, जीले इलाही बलबन, जिन्होंने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाया था। नेक्स्ट है द पांड्या डायनेस्टी पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग मैरीटाइम ट्रेड वाज सेंटर इन विच सिटी। जो पांड्या डायनेस्टी, देखिए द पांड्या डायनेस्टी पॉलिसी ऑफ प्रमोटिंग मैरीटाइम ट्रेड वाज सेंटर इन विच सिटी। पांड्या वंश के समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने की नीति किस नगर को केंद्र बनाकर चलाई गई थी। तो कौन सी सिटी थी, ये था आपका कोरकाई, कोरकाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पांड्या डायनेस्टी जो है जिसकी राजधानी मदुरई थी, पॉलिसी जो था आपका प्रमोटिंग मैरीटाइम ट्रेड को प्रमोट करना था किस सिटी से, तो वो कोरकई से, पांड्या का कोरकई याद रखिएगा। विच बहमनी रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बीदर फोस्टिंग पर्शियन कल्चर एंड आर्किटेक्चर। किस बहमनी शासक ने राजधानी को गुलबर्ग से बीदर स्थानांतरित किया और फारसी संस्कृति एवं वास्तुकला को प्रोत्साहन किया था। ये कौन थे, ये थे आपके अहमद शाह प्रथम हो जाएगा, अहमद शाह प्रथम हो जाएंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय शेर शाह सूरी टू इम्प्रूव द लैंड रेवेन्यू असेसमेंट। शेर शाह सूरी ने भूमि राजस्व मूल्यांकन को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी। तो कौन सी नीति अपनाई थी शेर शाह सूरी ने, ये था आपका फसल उत्पादन और माप के आधार पर मूल्यांकन, असेसमेंट बेस्ड ऑन क्रॉप यील्ड एंड मेजरमेंट। यानी फसल उत्पादन और माप के आधार पर मूल्यांकन किया जाता था। विच ककाटिया रूलर ए रेयर फीमेल मोनार्क डिफेंडेड वारंगल अगेंस्ट दिल्ली सुल्तानत इन्वेजन इन 13th सेंचुरी। ककातिया वंश की कौन सी दुर्लभ महिला शासिका थी
जिन्होंने 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के विरुद्ध वारंगल की रक्षा की थी। तो वारंगल की रक्षा किसने किया था? ये थी आपके रुद्रमा देवी हो जाएगा। रुद्रमा देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने वारंगल की रक्षा की थी। Which of the following battles marked the final collapse of Delhi Sultanate and paved the way for Mughal supremacy in India? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध दिल्ली सल्तनत के अंतिम पतन का संकेतक था और भारत में मुगल वर्चस्व का प्रशस्त्व करता है? तो ये था आपका पानीपत का पहला युद्ध हो जाएगा। पानीपत का पहला युद्ध आपका किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध है आपका अकबर और हेमू के बीच में। बैटल ऑफ खानवा बाबर और राणा सांगा के बीच में। बैटल ऑफ तालिकोटा विजयनगर और आपका किसके? बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ था। विच पांड्या रूलर इज एसोसिएटेड विद द रिवाइवल ऑफ द डायनेस्टी इन द 13th सेंचुरी रजिस्टरिंग चोला डोमिनेंस? किस पांड्य शासक को 13वीं शताब्दी के चोल प्रभुत्व का विरोध करते हुए वंश को पुनरुद्धार से जोड़ा जाता है? तो किसको जोड़ा जाता है? तो ये था आपका महेंद्र वर्मन सुंदरा पांड्य प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा महेंद्र वर्मन। विच बहमनी रूलर मिनिस्टर महमूद गावा इम्प्लीमेंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन द किंगडम? यानी बहमनी शासक ने किस सुल्तान के मंत्री महमूद गावा ने राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार लागू किए थे? तो कौन था ये? तो ये थे आपके मोहम्मद शाह तृतीय हो जाएगा। मोहम्मद शाह थर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान इन इंडिया एंड इज कंसीडर द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की और दिल्ली सल्तनत का स्थापक माना जाता है? तो कौन था ये? तो ये थे आपके इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है विच अहोम रूलर लेड द सक्सेसफुल डिफीट अगेंस्ट मुगल फोर्स इन द बैटल ऑफ सराय घाट इन 1671? किस अहोम शासक ने 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगल सेना के विरुद्ध सफल नेतृत्व किया था? तो ये कौन था? ये थे आपके लचित बोरफुकन हो जाएगा। लचित बोरफुकन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ कंस्ट्रक्टेड द कुंभलगढ़ फोर्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया? मेवाड़ के किस सिसोदिया शासक ने कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया जो भारत का सबसे बड़ा किलों में से एक है? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका राणा खुम्बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रीजनल किंगडम इन मेडिवल इंडिया हैड इट्स कैपिटल वारंगल एंड वाज नोन फॉर यूनिक आर्किटेक्चर? मध्यकालीन भारत का कौन सा क्षेत्रीय राज्य वारंगल को राजधानी बनाकर शासन करता था और अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए जाना जाता था? तो ये कौन थे? ये थे आपके ककाटिया राजवंश। ककाटिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ककाटिया की राजधानी वारंगल। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैनाल एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक हॉस्पिटल गार्डन एंड रेस्ट हाउस? तो कैनाल सिस्टम को, कैनाल का नेटवर्क किसने एस्टेब्लिश किया था और साथ में हॉस्पिटल गार्डन और रेस्ट हाउस बनाया था? दिल्ली के किस सुल्तान को नहरों के नेटवर्क की स्थापना तथा अस्पताल बागों और सराय जैसे अधोसंरचना का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक को। नहरों का कैनाल जो है आपका फिरोज शाह तुगलक ने किया था। स्टार्ट जो है आपका, इसके फाउंडर कौन था? नेक्स्ट है आपका विच मुगल एम्पायर फेस ए मेजर रेबेलियन बाय हिज ऑन सॉन प्रिंस खुसरो एंड ऑर्डर हिज बिल्डिंग आफ्टर कैप्चरिंग हिम? किस मुगल सम्राट को अपने ही पुत्र खुसरो के विरुद्ध विद्रोह का सामना करना पड़ा और बाद में उसकी आंखें फोड़ने का आदेश दिया गया? तो कौन था यहाँ पे? तो ये हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा। इसका करेक्ट है जहांगीर हो जाएगा। विच ककाटिया रूलर फेस दिल्ली सल्तनत इन्वेजन अंडर अलाउद्दीन खिलजी लीडिंग टू द डायनेस्टी डिक्लाइन? ककातीय वंश के किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी के अधीन दिल्ली सल्तनत के आक्रमण का सामना करना पड़ा जिसे वंश का पतन हुआ था? तो ये कौन था? यहाँ पे प्रताप रुद्र हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर प्रताप रुद्र हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि विच बहमनी रूलर इज नोन फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट विजयनगर एंड पैट्रोनेज द डेक्कन कल्चर? किस बहमनी सरकार को विजयनगर के विरुद्ध सैन्य अभियान और दक्षिणी संस्कृति के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है आपका ताजुद्दीन फिरोज शाह को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा आज का जो परफेक्शन का सेट नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।